सो हेलो एवरीवन। रिसेंटली यूपीएससी ने सीआईएसएफ एसी का जो एग्ज़ाम इनका होता है, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रहता है, ये कंडक्ट करवाया है। 2025 का है, लेटेस्ट है, और यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेगी कि भाई साहब 2025 का प्रीलिम्स कैसा रहने वाला है। इसमें जैसी तो इन्होंने हिस्ट्री पूछी हुई है, और जिस डेप्थ पे जा कर के इन्होंने पॉलिटी के सवाल पूछे हैं, आपके अगर आपने ये नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे हम सारे जितने भी जीएस के क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। और भाई साहब एक बात आपको मालूम होगी कि क्यों बेयर एक्ट पॉलिटी के लिए ज़रूरी है और क्यों पीवाईक्यू रिसर्च आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आप पाएंगे जो तो पीवाईक्यू कोर्स में एनरोल्ड थे और जिन्होंने, ठीक है, मेरा ये पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ जो फ्री में यूट्यूब में आया हुआ था, ज़्यादा नहीं, 100 व्यूज़, उसमें तो 100 150 व्यूज़ आते थे, लेकिन जिन्होंने वो किया होगा उन्हें भाई साहब मालूम होगा कि, ठीक है, मैक्सिमम आप जो क्वेश्चंस हैं वो उसी के थ्रू आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जो कि स्टैटिक कोर पोर्शन से पूछे हुए थे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन की गई है। एक बार ऑप्शन को पढ़िए। रिस्पेक्ट टू नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, फिर रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमन। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि हाँ ये होता ही होता है। देखिए एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है, यूपीएससी एग्जामिनर खुद आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया ही नहीं है। कंफ्यूज आप ना हो इसीलिए आपको बता दिया है कि मिनिमम 2 ऑप्शन आपने कोई ना कोई एलिमिनेट करनी है। फिर एब्जोर वायलेंस, ठीक है, ये भी हमें मालूम है कि हाँ ये भी वहाँ पे मेंशन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में। रेंडर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मिलिट्री सर्विस इज इट नेसेसरी इन इंडिया, है ना, या फिर क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है? नहीं। रेंडर नेशनल सर्विस मेंशन किया गया है। नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल आइडल्स, ये सब चीज़ें हम पढ़े हुए थे। ये देखिए यहाँ पे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, है ना, नेशनल आइडियल्स, नेशनल एंथम, इनकी बात की गई है। नेशनल सॉन्ग की बात इसमें नहीं की गई है। फिर हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि व्हेन इट कम्स टू द स्टेटस, भाई यहाँ से सवाल पूछ सकता है, वो बहुत भयंकर सवाल पूछेगा। एक बार जाकर के, वो भाई फ्री सीरीज है, जाकर के एक बार देख लेना, ज़्यादा नहीं, 26 लेक्चर्स है ना। आप 2x की स्पीड में भी देखेंगे तो अपना पॉलिटी पूरा उसमें रिवाइज कर पाएंगे, जो भी कोर पार्ट है। मैंने उसमें स्पेसिफिकली बताया था, अगर वो आपसे स्टेटमेंट पूछे कि व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग इन इंडिया, क्या वो इक्वल स्टेटस रखते हैं, क्या इसके लिए कोई लॉ इंडिया में बनाया गया है? नेशनल ऑनर्स एक्ट तो बनाया गया है, लेकिन उसमें लीगल स्टेटस की बात नहीं की गई है। ये कहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में, जहाँ पर खुद B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल सॉन्ग और जो हमारा नेशनल एंथम है, इन दोनों को इक्वल स्टेटस कंसिडर किया जाना है, ठीक है, इक्वल स्टेटस का कंसिडर किया जाएगा। सो बोथ आर इक्वल इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग से ऊपर है, समझ रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से हमने एक साथ में रिवीजन ये कर दिया। यहाँ नेशनल सॉन्ग कहीं पे भी मेंशन नहीं है, समझ गए ना। वो फिर यहीं पे आ जाता है, रिस्पेक्ट टू इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी में। फिर देखिए हमने ये भी देखा हुआ था कि रेंडर नेशनल सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है, मिलिट्री सर्विस नहीं लिखा है। प्रोटेक्ट यहाँ पे, ठीक है, हरियाणा पीसीएस ने ये पूछ लिया था कि द टर्म अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट जहाँ भी आपको दिखे, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। ये मैंने स्पेसिफिकली ये कुछ बातें बताई हुई थी उस कोर्स में, ठीक है, स्पेसिफिकली कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, ये वहाँ पे लिखा गया है, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अगर बोले कि ये टर्म आपको कहाँ मिलती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मिलती है, ठीक है। ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमन, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस टू सेफगार्ड पब्लिक
प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। ये सब चीज़ें आपको, है ना, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ से देखो, मैं आपको अभी बताता हूँ, DPSP से इन्होंने ऐसा सवाल पूछा, और यहाँ से देखो वो सवाल अच्छा ये बनाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर है ना पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। टू ट्राई, ऑप्शन ए देगा, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल स्फीयर। ऑप्शन बी दे देगा, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन कलेक्टिव एक्टिविटीज। समझ रहे हो, दो ऑप्शन आपको दे देगा, लगाओ कि इनमें से कौन सा वो है, और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इंडिविजुअल की बात की है या कलेक्टिव की बात की है। ऐसा सवाल अगर आपको लगता है कि नहीं पूछा गया है, देखिए आंसर तो इसका ये है 2 और 3। अगर आपको लगता है कि ऐसे वो नहीं सवाल पूछेगा तो एक बार ये देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इधर, सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नो, एक बार ये देखिए, DPSP से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DPSPs इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। DPSPs स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, दे स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस एमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। बताओ, है ना, ये देखो, ये एक ही सेंटेंस से इन्होंने बनाया हुआ है। ये भी हमने बहुत ब्रॉडली कवर किया था, हालांकि मैंने फिर आपको बोला भी था कि DPSPs को एक एक DPSP के टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ स्पेसिफिकली बोला हुआ है, आगे से वो सवाल यहाँ से ये भी पूछेगा कि कौन सी इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने की बात की है, कौन सी इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात की है। समझ रहे हो, ये देखिए, DPSP स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, they strive to minimize the inequalities in income, समझ रहे हो, and eliminate inequalities of status among individuals and among group। समझ रहे हो, उस तरीके से अगर टेक्स्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट वाइज अगर चला जाए तो DPSP स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम among इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी सही आती है, दे स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस एमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, दे ट्राई टू एलिमिनेट, क्योंकि यहां स्पेसिफिकली लिखा है एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, है ना, नॉट ओनली एमंग इंडिविजुअल्स बट एमंग ग्रुप एज वेल। तो भाई DPSP ये जो आर्टिकल 30, बहुत सारे लोगों ने, भाई मैं तो मानता हूँ UPSC इसका आंसर 1 ओनली देगा, क्योंकि वो टेक्स्ट पे चलता है, तभी उसने ये सवाल बनाया हो, अदरवाइज वो क्यों बनाता। वो सीधा पूछता ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर मेंशन्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर सॉट टू बी एबोलिश्ड। आप कोई सा भी एनालिसिस देख लीजिए, आंसर उन्होंने बोथ 1 और 2 दिया होगा इसका, कि हाँ हाँ भाई साहब लिखा हुआ है। उन्होंने टेक्स्ट बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट, बेयर एक्ट वाला जो टेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको स्पेसिफिकली, है ना, आई डोंट थिंक, हालांकि इस पर मैं भी अपना वो एक्सेप्ट करता हूँ कि इस वाले पार्ट में मैंने उतना, हाँ, है ना, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतने डेप्थ पे वो सवाल आपसे पूछ लेंगे। तो यहाँ मैंने इतना, हाँ, वो एम्फेसाइज करके कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में ये एम्फेसाइज करके नहीं बोला था कि इस लेवल पे भी पढ़ लेना, लेकिन इस लेवल पे जाके अब इन्होंने सवाल बना दिया कि दे ट्राई टू मिनिमाइज, इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन कुछ इनइक्वालिटीज ऐसी है जिन्हें पूरा एलिमिनेट कर देना चाहिए DPSP के अकॉर्डिंग। वो कौन सी इनइक्वालिटी है? स्टेटस की इनइक्वालिटी, फैसिलिटीज़ की इनइक्वालिटी, कि भैया ऐसा ना हो कि किसी को हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल रही है किसी को नहीं। तो ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि ये वाली इनइक्वालिटीज़ तो एलिमिनेट ही हो। कौन सी? 3, स्टेटस की, फैसिलिटीज़ की और अपॉर्चुनिटीज़ की। अपॉर्चुनिटीज़ की इनइक्वालिटी भी एलिमिनेट की जानी चाहिए, नॉट मिनिमाइज होनी चाहिए सिर्फ इनकम की। क्यों? इनकम इनइक्वालिटी एलिमिनेट एक्चुअली नहीं की जा सकती, क्योंकि वो टैलेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है ऐसे वो सवाल नहीं पूछ सकते, भाई साहब पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, NHRC से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये देखिए 2022 का 2023 के प्री में भी यही पूछा था, 4-5 बॉडीज दे दी थी, पूछा था कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई थिंक उसमें सिर्फ एक NCBC है ना, क्योंकि नेशनल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर OBCs जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो उसमें बस 1 ओनली ऑप्शन था, 4 उसमें बॉडीज दी हुई थी, मैं भूल गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये PYQ है। तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, इसे ही एलिमिनेट कर दो। अब UPSC आपको खुद बोल रहा है कम से कम 2 तो कोई और ढूंढनी है आपको गलत।
फिर देयर शेल बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर ऑफ एनएचआरसी, ये तो लगता है कि सही हो। ये भाई साहब रीसेंट अमेंडमेंट है। पहले ये था कि एनएचआरसी का जो चेयरमैन है वो नेसेसरली, वो एनएचआरसी का चेयरमैन नेसेसरली चीफ जस्टिस ऑफ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, बट अब ये बार हटा दिया गया है, अब एनी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो। सिमिलरली जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी पहले जो चेयरमैन होना चाहिए था बिफोर दिस 2019 अमेंडमेंट, तो वो चेयरमैन होना चाहिए था कोई ना कोई सीजेएचसी, एक्स सीजेएचसी, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन अब ये बार भी हटा दिया गया है, हाई कोर्ट का कोई एक्स सिंपल जस्टिस भी, वो भी है ना, वो भी अब इसका चेयरमैन बन सकता है। तो ये भी आपकी गलत हो गई, आंसर इज 3 ओनली, समझ रहे हो। और एनएचआरसी का जो रीसेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस अमेंडमेंट, ये मेनली जो जस्टिस वी सुब्रमण्यम है, ठीक है, इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है। तो हाँ, एक्चुअली फिर यही है ना, पॉलिटिक्स ड्राइव्स एवरीथिंग। तो वो जो चीज़ है, तो अमेंडमेंट स्पेसिफिकली इसमें किया गया था। पहले जो टर्म थी वो 5 साल थी और है ना 70 ईयर्स तक की एज की, लेकिन ये टर्म अब रिड्यूस कर दी गई है, टर्म रिड्यूस कर दी गई है 3 साल के लिए, है ना। लेकिन भाई साहब पहले जो है रीअपॉइंटमेंट की जा सकती थी अप टू 5 ईयर्स, रीअपॉइंटमेंट की जा सकती थी अप टू 5 ईयर्स ऑफ नेक्स्ट टर्म, लेकिन अब ये ऊपर वाला जो बार है ये हटा दिया गया है, समझ रहे हो। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स भाई रीअपॉइंटमेंट्स हो की जा सकती है, अब इसमें कोई भी ऊपर वाला रीअपॉइंटमेंट का बार नहीं है। इन अ नटशेल अभी जो टेन्योर है वो है 3 साल का, रीअपॉइंट किया जा सकता है, और कितनी बार इस पर कोई भी बार ऊपर नहीं लगाया गया है, समझ रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिलेक्शन कमेटी इसके लिए काफ़ी बड़ी होती है, पीएम है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, ये 4 तो हैं ही हैं, साथ में 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है बोथ हाउसेज के, नॉट सिर्फ लोकसभा बल्कि बोथ हाउसेज के। तो ये एक पावरफुल बॉडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर अगेन जैसे जस्टिस एच.एल. दत्तू ने कहा था कि ये जो है एक आई थिंक इनके लिए भी किया था वो सीबीआई के लिए था बेसिकली, केस्ड पैरेट, पर हाँ ठीक है, एनएचआरसी हैज़ ऑल्सो फेल्ड इन इट्स मैंडेट। फिर देखिए हाँ, इनके जो मेंबर है, मेंबर 3 है ना, 3 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और कुछ एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी के मेंबर होते हैं, वो सारे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 338, एसटीज 338 आई थिंक ए, है ना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टैट्यूटरी बॉडी है, चाइल्ड राइट्स है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और उसके बाद है ना, उसके बाद आपका आता है इसमें और भी, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एक कौन रह गया, हाँ ओबीसी, उसका जो चेयरपर्सन है वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर इसके रहते हैं, ठीक है। और हाँ, नेशनल कमीशन फॉर जो आपके पीपल विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो कि 2019 में बना हुआ है, डिसेबिलिटी एक्ट जो लाया गया उसके थ्रू, उसका जो चेयरमैन है वो भी इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं। सो अपने इनके 3 मेंबर है, बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं, बाकी के जो है इनवाइटीज होते हैं, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान में रखनी है, रिवीजन साथ में हो गया। कैट के बारे में पूछा हुआ है कि दिल्ली के ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट्स ऑर्डर्स कैन बी चैलेंज्ड बिफोर हाई कोर्ट। भाई साहब ये तो लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कि एनी ट्राइब्यूनल under the territorial jurisdiction of High Court will fall under the appellate jurisdiction of High Court as well। ये तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, वो अलग बात है। लेकिन भाई साहब हमने स्पेसिफिकली, मैंने उसमें आपको एक बात कही थी कि देयर इज़ वन ट्राइब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है एज फार एज अपील्स आर कंसर्न। वो कौन सा है? एनजीटी। एनजीटी के खिलाफ अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, एनजीटी के ऑर्डर्स के खिलाफ 6 महीने के अंदर होनी चाहिए वो, समझ गए। तो ये हमने एनजीटी एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से वो एक्ट्स हैं जिनको एनजीटी एनफोर्स करता है, ठीक है। 2 आपको ध्यान में रखने हैं जो कि एनजीटी के एनफोर्समेंट के अंडर नहीं आते हैं, यहाँ वो फंसा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनजीटी के अंडर नहीं आता है, यहाँ से उसे पावर नहीं मिलती है। दूसरा एक जो एक्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वो भी इनके अंडर नहीं आता है। फिर इट हैज़ द पावर
लाइक हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इसे हमने बहुत ब्रॉडली रिसेंटली परसों के ही लेक्चर में कवर किया हुआ है। बिल्कुल हाई कोर्ट के जैसी ही इसे भी पावर दी गई है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि भैया ये अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। हाई कोर्ट में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन रहता है, मतलब कैट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कैट को रिट इशू करने की भी इजाज़त है। अगर बोले कि रिट्स क्या सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, हाँ नहीं, पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट ऑल्सो। तो पार्लियामेंट ने कैट को भी ये ज्यूरिसडिक्शन दे के रखा हुआ है, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, राइट। और हाँ, एनएचआरसी के रिस्पेक्ट में पेरिस प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पेरिस प्रिंसिपल्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो आंसर इज बोथ 1 and 2। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमने बहुत ब्रॉडली कवर किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, लेकिन है ना उतना ब्रॉड डिटेल्ड डिस्कशन तो यहाँ नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स 3 तरीके से चल सकती है। एक, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड टू इशू कंटेम्प्ट ऑर्डर्स, अगर वो कोर्ट सू मोटो एक्शन ले तब। अगर उस कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, है ना, अगर ये लोग किसी के खिलाफ वो ठीक है पिटिशन डाले, कंटेम्प्ट की पिटिशन डाले और बोले कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए, तब भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि कोई साधारण इंडिविजुअल भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और कह सकता है, या हाई कोर्ट में कह सकता है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स लॉन्च की जाए इस पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ। लेकिन भाई साहब इस थर्ड केस में ऐसी कोई भी पिटीशन रेटिफाई होनी चाहिए बाय अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसलिए किया गया है ताकि ऐसी जो मलिशियस पिटीशंस है उनको कम किया जा सके, समझ लो। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, सिविल कंटेम्प्ट क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन भाई साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में यहाँ से अच्छा सवाल वो आगे ये बनाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज़ में रहता है इन पॉइंट से। ये भाई साहब बेयर एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, उसके आर्टिकल्स यहाँ चिपकाए गए हैं। ध्यान में रखना है कि वहाँ ये बात मैंशनड है, वहाँ ये बात मेंशन्ड है। ये कोई जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से नहीं है, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग वुड नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट। नंबर 1, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट डज नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट। नंबर अगला कि कंप्लेन अगेंस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट वुड नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट। अगला कि एक्ट डू नॉट अप्लाई टू न्याय पंचायत। तो जो न्याय पंचायत होती है ना, विलेज कोर्ट्स जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो जो ग्राम सभाओं के द्वारा या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत हैं, नॉर्मली स्टेट के लॉज के अंडर वो न्याय पंचायत इस्टेब्लिश की जा सकती है, वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं लगता है। बाकी सारे तरीके के कोर्ट्स जो है वहाँ पे कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है, लेकिन प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, या फिर एनी अदर सच कोर्ट और ट्रिब्यूनल जिसको कि एम्पावर किया गया हो बाय पार्लियामेंट टू इशू कंटेम्प्ट ऑर्डर्स। समझ गए? तो अगली बात, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके लिए कंटेम्प्ट के ऑर्डर कौन इशू करता है? हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास इंडिया में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स अपने लिए लॉन्च करने की पावर नहीं है। हाई कोर्ट उनके इंटरेस्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी फॉरनर टू ऑब्जर्व फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई ये एक्सप्लिसिटली मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से नहीं जाने वाला, ठीक है। उसी में मैंने एक्सप्लिसिटली बताया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ओनली फॉर सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि भैया आर्टिकल 50, ठीक है, यहाँ देखो आर्टिकल 51A स्पेसिफिकली आपको कह रहा है, कहाँ गया हुआ, स्पेसिफिकली कह रहा है कि एवरी सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए। दैट मीन्स ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। Some fundamental rights given in Constitution are available to foreign nationals who are in India। बिल्कुल, ये दूसरी बात सही है, पहली बात गलत है। तो ये आपका है ना, कौन से ऐसे राइट्स है जो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए है? भाई साहब ऐसे जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। इसके अलावा बाकी सारे राइट्स फॉरेन नेशनल्स के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 22 है ये अवेलेबल नहीं होता है एनिमी एलियंस के लिए। ये स्पेसिफिकली लिखा गया है आर्टिकल 22 में। भाई ये सब चीज़ें हम अगेन इस पूरी सीरीज़ में, भाई कुछ नहीं है, फ्री में अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स इधर अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या वेबसाइट में civilspot.in में जाकर के एक कोर्स है, फ्री वाला कोर्स पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, जा करके एनरोल कर लो अगर रिवाइज करना है।
थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी लेवल पे। अदरवाइज देखिए, मैंने आपको ये बात कमेंट सेक्शन में भी बताई थी, बहुत सारे लोग ना अब जा करके एनरोल कर रहे हैं, ये देखिए है ना कोर्स में, ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था। देखो, और फिर मतलब मुझ तक वो फिर यही बात कह रहे होते हैं कि सर ये जो कोर्स है ये तो प्री में एक्सपायर हो जाएगा, हम अब एनरोल कर रहे हैं तो अगले साल का एक्सटेंशन दे देना। भाई मैं आपको पहले पहले ये बात है ना पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ये जो कोर्स का जो शेड्यूलिंग होती है वो टेक्निकली कुछ ऐसा होता है कि इफ़ यू है ना बाय दिस ईयर, तो जब वो सबका ही बल्क में आउट हो जाएंगे तब सारे ही आउट भी हो जाएंगे, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभी नंबर वन तो कोई भी नए कोर्स में एनरोल करने की कोशिश मत करो। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए इस PYQ रिसर्च इनिशिएटिव जो कि हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि लोग अब जानने लगे हैं इसके बारे में, तो वो है ना हड़बड़ी में एनरोल कर भी रहे हैं। वैसे तो एनरोल मत ही करो तो अच्छा है, लेकिन अगर कर भी रहे हो अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर रिवीजन के लिए, क्योंकि ये रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल है, तो आप कर लो, ठीक है। अभी भी टाइम है, आई थिंक 22-23 दिन प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रीलिम्स तक ही आपकी सब्सक्रिप्शन जो है अवेलेबल रहेगी, इसीलिए मैंने है ना 50% डिस्काउंट के लिए MY50 करके ये कोड नया लाया भी हुआ है। इसी को अप्लाई करके, ठीक है, 3000 रुपये मत दो, इसी को अप्लाई करके 1500 रुपये में है ना ये वाला कोर्स आप बाय कर लो, ताकि ऐसा हो कि बाद में आप आकर के मुझे भी ना बोले कि 3000 रुपये दिए 25-22 दिन के एक्सेस के लिए। नो, ठीक है, आप 50% डिस्काउंट का यूज़ तब करो, अदरवाइज़ तो मत करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी मत करो भले ही अप्लाई, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर करना भी है हाँ एनरोल, तो आप जो है ये कोड लगा करके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेकिन अगेन ये कोड जो है उसके बाद ये प्रीलिम्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये उसके बाद नहीं चलेगा ये कोड, ठीक है, फिर नॉर्मल आपको बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी करंट अफेयर से पूछा हुआ था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग इसमें आते हैं। सो देयर इज़ अ सिलेक्शन कमेटी फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये भी एक्ट जो है रिसेंटली अमेंड हुआ था, ठीक है। बताइए ज़रा कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी। नो, आप कैसे मतलब ये कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी एक IAS है ना वो देखो, वो सर्च कमेटी का हिस्सा तो बन जाता है नॉर्मली, लेकिन है ना, लेकिन भाई साहब वो सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर जी के साथ कैसे बैठ जाएगा, मतलब इतना ऊंचा स्टेटस आप कैसे देंगे किसी एक ऐसे व्यक्ति को, रैंक को। तो पहले तो इसी से ही एलिमिनेट कर दो, थोड़ा लॉजिक लगा लिया कीजिए। दूसरी बात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, क्या मतलब, हाँ आप ये कह सकते हैं कि इनकी इतनी हाँ वो मतलब इन्वॉल्वमेंट इतनी कोई स्ट्रिक्ट कमेटी इसके लिए बनाई जाए। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो इवन जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमेटी थी, उससे भी अभी रिसेंटली बाहर कर दिया गया। तो ये तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात है, राइट। तो आप जो है इन्हीं सारे लॉजिक्स का यूज़ करके आंसर तक पहुंच सकते हैं 1, 3 एंड 4। हालांकि ऐसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, डाउट क्रिएटिंग होती है। एक्चुअल में चीफ इन्फॉर्मेशन जो हमारा RTI एक्ट है, इसे 2019 में अगेन इसे भी अमेंड किया गया। 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो स्टेटस है, ठीक है, या फिर जो उनकी सैलरी है, सैलरी उनकी पहले हुआ करती थी इक्विवेलेंट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। हाँ, तो वो सैलरी को जो है अब डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाएगा, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। पहले सॉरी, इट वाज नॉट इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस, लेकिन जस्टिस, बट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट आपकी CIC की सैलरी हुआ करती थी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उस टाइम जो सैलरी हुआ करती थी वो जस्टिस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये लाइन थी, समझ रहे हो। इन अ नटशेल आपको जो ध्यान में रखना है, अब जो है इनकी सैलरी डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट बाय ऑर्डर, नंबर 1, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की भी, नंबर 1। नंबर 2, पहले जो इनकी टर्म हुआ करती थी वो 5 साल हुआ करती थी, अब वो टर्म भी डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट,
समझ रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, पहले सैलरी से रिलेटेड कुछ डिडक्शन से रिलेटेड इसमें इशू था कि जो मान लो अगर अगर कोई ब्यूरोक्रेट है ना, कोई रिटायर्ड आईएएस है, वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया हो, तो उसे तो पेंशन भी मिल रही थी आईएएस को, तो वो पेंशन का अमाउंट उसकी सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाता था, है ना, पहले ये था। अब जो है ये प्रोविज़न रिमूव कर दिया गया है, मतलब इनको पेंशन भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, ये इनके बेनिफिट में हुआ है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ से वो सैलरी और टर्म से वो आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए यहाँ वही बात, हाँ भाई, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से 6-7 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी डन है। वो 3-4 वीडियो देख लो, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट वाले और फंडामेंटल ड्यूटी वाले और प्रीएम्बल वाले, शुरू के 5-6 वीडियो ही देख लो, 6-7 क्वेश्चन वहीं से डन हो जाते हैं। ये तो आर्टिकल 40 है सीधा, मतलब इसमें और क्या ही बताएं, गांधीज़म का पूरा फिलॉसफी हम उसमें पढ़े हुए थे। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बिल इन द, भाई इतने डेप्थ पे वो सवाल पूछ रहा है ना, कसम से। देखिए ऐसा ही हमने पढ़ा था सीडीएस के रिगार्डिंग, जो इस बार सीडीएस में उन्होंने सवाल पूछा हुआ है, दैट वाज रिलेटेड टू एडजॉर्नमेंट मोशन। तो उसमें भी उन्होंने सवाल ऐसा पूछा हुआ है कि क्या एडजॉर्नमेंट, है ना, स्टेटमेंट उन्होंने दे दी थी कि इट कैन नॉट बी इशूड अगेन, दिस मोशन कैन नॉट डिस्कस द इशू रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। तो वो स्टेटमेंट एक्चुअली सही थी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट मान के सारे स्पेशलिस्टों ने उसे, मैं यूट्यूब में देख रहा होता हूँ, मैं दूसरों का भी एनालिसिस देख रहा होता हूँ, उन्होंने उसे हटा दिया, है ना, उस स्टेटमेंट को, कि ये एक्सट्रीम है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्कस किया जा सकता है। नहीं भाई साहब, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन लोकसभा स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के इशू से रिलेटेड लाया जा सकता है, नॉट एनी अदर, कोई भी दूसरे इशू से रिलेटेड वो नहीं लाया जा सकता। सिमिलरली देखो, गवर्नमेंट बिल पे भी इस तरीके का इन्होंने सवाल पूछ लिया बहुत डेप्थ में कि मिनिस्टर हैज़ टू गिव 7 days नोटिस टू इंट्रोड्यूस अ बिल। दूसरा कि बिल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ बिजनेस इफ इट इज़ नॉट सर्कुलेटेड एटलीस्ट 3 days बिफोर इंट्रोडक्शन। अगली बात कि स्पीकर हैज़ डिस्क्रिशन टू अलाउ इंट्रोडक्शन विदाउट प्रायर सर्कुलेशन। अगला कि बिल अंडरगोज, देखिए ऐसे जो सवाल है इनको एड्रेस करने का एक बेटर तरीका ये भी होता है, मान लो आपको कुछ पता ना चल रहा हो, तो अगर कोई 2 स्टेटमेंट्स ऐसी है जो एक पैराग्राफ बना रही है, ठीक है, एक पैराग्राफ बना रही है, सिमिलर चीज़ से डील कर रही है और एक सेंस क्रिएट कर रही है कि हाँ ये 2 स्टेटमेंट्स अगर मर्ज की जाए तो एक अच्छा लॉजिकल पैराग्राफ बनाएगी, नॉर्मली वो दोनों स्टेटमेंट सही होती है एक फ्लो में, क्योंकि वो चलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोलता है कि मिनिस्टर हैज़ टू गिव 7 days नोटिस, ये टर्म जो हो सकता है ये गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये नोटिस से रिलेटेड जब बात कर दी, इट एस्टेब्लिशेज कि ये थर्ड स्टेटमेंट का एक रेलेवेंस है कि ठीक है इससे रिलेटेड स्पीकर के पास कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होगा। और ऐसी बात है भी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, सुबह आया शाम को पास, है ना, हाँ, वो ट्रिपल तलाक का बिल आया, सुबह आया शाम को पास, समझ रहे हो? दैट मीन्स 3 तो सही है ही है एटलीस्ट, है ना, ये पहले का पता नहीं है, 3 तो सही है ही है। दैट मीन्स 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट आपने एलिमिनेट कर दिए ना, 2 ऑप्शन एटलीस्ट आपने इसी बात को देख करके एलिमिनेट कर दिए। या फिर उस पेरिफेरल नॉलेज जो हमने पढ़ी पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूरिंग, जब हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा पढ़ रहे थे, तब हमने देखा कि स्पीकर के पास लगभग हर चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन अवेलेबल वहाँ पे है, समझ रहे हो, बीइंग अ चेयरमैन। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एटलीस्ट, है ना, इस तरीके से आप इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ से भाई साहब हमें पता चलता है कि अब जो है 1 या 2 में से कोई एक गलत है ना, 1 या 2, या फिर ये देखो कि अगर आपको ये पता है कि ऑप्शन 4 सही है कि बिल अंडरगोज 3 रीडिंग्स इन ईच हाउस, तो ये बात तो सही है ना, पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज होगा, है ना, उसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, बस इंट्रोडक्शन होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया मोशन तो ठीक है ना, अगर हाउस ने बोला कि ठीक है बिल को एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको कंसिडर करेंगे, तो ठीक है। फिर सेकंड रीडिंग होगी, उसमें जो है ब्रॉड डिस्कशन होगा, कमेटी स्टेज वगैरह भी उसी में होगा। फिर थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, सेकंड रीडिंग वाले में अमेंडमेंट होगा सेकंड स्टेज में, थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, लेकिन है ना वहाँ ये डिस्कस किया जाएगा कि इसे अडॉप्ट किया जाए या ना किया जाए, समझ रहे हो बात को। एंड कमिटीज के पास, स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट कमेटी हो, इनके पास पावर है कि बिल को वो अमेंड करे, है ना, लेकिन उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है फाइनल एक्ट से, ये पावर तो पूरा आपके हाउस के पास ही रहती है। जब ये पता है ना, हर जगह लिखा हुआ है कि ये तीनों स्टेजेस ही पास करनी पड़ती है, तो यहीं से आपका आंसर बन जाता है।
ऐसे ही थोड़ा इधर उधर जुगाड़ करके। तभी मैं कहता हूँ यूपीएससी का एग्जामिनर ऐसे टफ क्वेश्चंस में खुद आपको हेल्प करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर हैज डिस्क्रिप्शन, सही बात है, लेकिन बिल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ बिजनेस इफ नॉट सर्कुलेटेड एट लीस्ट 3 days। नो, टर्म इज 2 days। भैया 2 दिन पहले आपको बिल को सर्कुलेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, हाँ इसे तो आप लगाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, इसे लगाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि सीआईएसएफ क्योंकि खुद एक पुलिस फोर्स है तो इनके लिए बीएनएस का इतना डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि बीएनएस वगैरह इनके आंखों में है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न बीएनएस के और बीएनएसएस के आपको थोड़ा पता होने चाहिए। जैसे भारतीय न्याय संहिता में पूछा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट इनमें से कौन नहीं है। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन थे, इसमें तो 12-15 क्वेश्चन थे, मैंने 2-3 ही जो इंपॉर्टेंट है वो लाए कि असेसर, ज्यूरीमैन, मेंबर ऑफ पंचायत, एक्चुअली ये सब पब्लिक सर्वेंट है, लिक्विडेटर इसमें मेंशन नहीं है। ये ऊपर के सब पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आते हैं। असेसर हो, है ना, ज्यूरीमैन हो, मेंबर ऑफ पंचायत हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। देन देखिए ये कहता है कि व्हेन डज, है ना, ये इतना डेप्थ में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो की चेंजेज है ये पता होना चाहिए। पहला कि अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है, पहले एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था अगर आप खुद का सुसाइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन एक एनॉमली उसमें ये थी कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इसे एक मेंटल डिजीज के तौर पे मानता है, तो वहाँ वो बंदा विक्टिम है, यहाँ ये बंदा कल्प्रिट है, तो इसे एज एन ऑफेंस रिमूव ही कर दिया गया है नए बीएनएस से। पहले आईपीसी में ये एक ऑफेंस था। अगला कि सम न्यू ऑफेंसेस हैव बीन एडेड, वो क्या, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, ठीक है, ये ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, नए ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं। फिर देखिए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ, में ये भाई साहब मुझे इस सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो सेक्शन क्या कहता है, मतलब हास्यास्पद ये एक सेक्शन है, बहुत मिसयूज इसका हो सकता है। ये कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप, वो भी किसी लड़की से, है ना, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ऐसा किसे लगता है कि सिर्फ लड़की ही, है ना, डिसीटफुल मीन्स के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स लड़की से ही आप करते होंगे। भाई लड़की भी तो डिसीटफुल मीन्स के थ्रू करवाती होगी, है ना, फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज के थ्रू करवाती होगी। समझ लो कि कोई बात नहीं, तेरे से ही शादी करूँगी और बढ़िया, फिर 2-3 साल बाद पता चलता है शादी तो कहाँ ब्रेक होती है, कौन करता है ब्रेक, आप सभी को मालूम ही है। समझ लो, नंबर 1 तो ये पहली बात। ये कहता है कि अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स शी के साथ किया, हर के साथ किया, और फिर, है ना, उसके साथ शादी नहीं करी, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, शादी नहीं करी, तो वो रेप कंसिडर किया जाएगा और 10 साल तक की जेल है, लाइबल टू फाइन है। नंबर 1, है ना, इसीलिए मैं किसी लड़की से बात नहीं करता हूँ कसम से। अगली बात ये है कि चलो वो ठीक है, नहीं जोक्स अपार्ट, अगली बात इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें कैसे वेरीफाई करेंगे कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था या नहीं किया था, क्योंकि सेक्स बाय कंसेंट इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। यहाँ तो फॉल्स एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, समझ लो। और ये आपके जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, मैं उस केस का नाम भूल गया, दिस वॉज ए केस रिलेटेड टू, अरे यूपी का एक केस था, उसमें स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डिस्ग्रंटल्ड वाइफ्स वो जो है डाइवोर्स वगैरह का यूज़ अपने उसके लिए कर रही हैं, ठीक है। तो देयर वाज दिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, में उसका नाम कैसे भूल सकता हूँ, वेरी फेमस जजमेंट, जिसमें ये भी कहा था कि आपको जो है एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी अगर आप किसी को अरेस्ट पहले करना चाह रहे हैं। तो मैं, है ना, बताऊँगा आपको, है ना, आई विल टर्न, अगर दिमाग में आता हो तो मैं आपको बताऊँगा वो। तो वो उसके खिलाफ भी ये जा रहा है। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात भाई साहब ये है कि डिसीटफुल मीन्स में यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, इंड्यूसमेंट ऑफ मैरिज एटसेट्रा भी आता है। नंबर 1 देखो, यहाँ से इसे बहुत मिसयूज किया जा सकता है। कैसे, मान लो आपने प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया और उसके बाद, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट दे भी दी, तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग वो तो आपका नहीं हुआ, ठीक है, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ। बट आपने एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस किया, प्रमोशन का प्रॉमिस किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स में लाया, किसे, शी को, नॉट ही को, शी को तो, और उसके बाद आपने प्रमोशन नहीं दी, तो वो आपका क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। ये तो, है ना, ये तो एकदम से ऐसे इस्टेब्लिश और इस बात को वेरीफाई भी करता है कि भाई साहब ये सब चीज़ें चलती है कि प्रमोशन के लालच में या एम्प्लॉयमेंट के लालच में जो है इस तरीके की चीज़ें की भी जाती हैं। ये तो इस बात को, है ना, लीगली एक्सेप्ट करना हो गया, समझ रहे हो बात को। तो इसमें ये पूरा ही, ये जो है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है।
देन देखिए कम्युनिटी सर्विस की इसमें बात की गई है कि जो पेटी ऑफेंसेस है ना, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस 3 साल तक के अगर आपको है ना सजा वाले जो ऑफेंस है उन्हें कहते हैं पेटी ऑफेंसेस, तो उसमें कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है बजाय कि जेल टर्म के। फिर ट्रीचन ये भी देख लो, पहले होता था सेक्शन 124A सीडिशन का सेक्शन, तो इस पे है ना इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड भी कर दिया सीडिशन सेक्शन को। अब सीडिशन के सेक्शन को हटा के ट्रीजन है ना कि ट्रेचरी को ऐड कर दिया गया कि आप देश के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं, सुरक्षा के साथ, शांति के साथ, तो प्रोविजन लगभग वही है जो सीडिशन का था, बस नाम चेंज कर दिया गया, टर्म चेंज कर दी गई, मिसयूज करने का वही पूरा। फिर वही बात कि अगर आप एनरोल करना ही चाहते हैं तो बस ये कोड लगा करके एनरोल करना, नहीं तो बाद में मुझे मत कहना कि है ना ये कर दो वो कर दो वो फलाना ढिमकाना। ये कोड लगा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ को अच्छे से। फिर देखिए अगेन भारतीय न्याय संहिता पे वो सब चीज़ें यहाँ पूछी गई है। और एक बात और, BNSS में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न किया गया है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा ऑफेंस क्रिएट किया है जो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान रखता हो, कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान और उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान रखता हो, 7 साल से ज़्यादा की, तो भाई साहब उन ऑफेंसेस में आपकी ठीक है आपका जो फॉरेंसिक जांच है वो मैंडेटरी कर दी गई है। और BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये वाले जो ऊपर हमने प्रोविजन पढ़े, ये भारतीय नागरिक संहिता की वो थी। ये CRPC को रिप्लेस करते हुए BNSS अलग से बनाई गई है, CRPC को रिप्लेस करते हुए। तो वो BNSS का है प्रोविजन 7 साल वाला। अगली बात, BNSS में एक और बात लिखी हुई है फॉरेंसिक जांच के अलावा, अरे मैं क्या बोलने वाला था, मैं खुद ही, हाँ, वो ये कि स्पीडी ट्रायल की बात भी की गई है कि कुछ एक स्पेसिफिक केसेस में स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं, समझ लो। बाकी इसमें ना इतना डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि UAPA के तहत अगर आप पे कोई केस दर्ज करना चाहता है तो UAPA के तहत केस दर्ज करने के लिए जो अथॉरिटी होगी वो ये है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे नीचे का जो रैंक का पर्सन है वो UAPA के तहत आप पे केस दर्ज नहीं कर सकता है। फिर देखिए ये भाई साहब ये इसलिए आया था क्योंकि वो जो बेलारूस का प्रेसिडेंट है, अरे क्या नाम उसका, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, अरे वो व्लादिमीर पुतिन का बिग गला है, मैं उसका नाम भूल गया, मोटा जैसा आदमी है, खैर डिफेमेशन ना लगा दे मुझ पे। लेकिन उसके वहाँ से ठीक है बेलारूसियन एक प्लेन हाईजैक हो गया था आई थिंक, या फिर हाईजैक करके बेलारूस लाया गया था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था 1-2 साल पहले। तो उस टाइम ICAO जो है आपकी न्यूज़ में थी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्रिएट की गई है शिकागो कन्वेंशन से। ये तो एकदम डायरेक्ट सा आपको है ना पूछा गया है। फिर देखिए हेग कन्वेंशन कई है। एक तो 1907 तक हुई है हेग कन्वेंशंस, तो ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, वॉर क्राइम से रिलेटेड है। एक तो वो वाली हेग कन्वेंशन है, एक हेग कन्वेंशन और है ना एक हेग कन्वेंशन आपकी चलती है चाइल्ड अबडक्शन से रिलेटेड। इस पे 2020 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी था, है ना। चाइल्ड अबडक्शन से रिलेटेड हेग कन्वेंशन एक अलग है। अगली एक कन्वेंशन एक है हेग कोड ऑफ कंडक्ट। ये है बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रेड को रोकने के लिए, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है न्यूक्लियर मटेरियल के प्रोलिफरेशन से है ना को रोकता है, इससे अनड्यू एक्सेस को रोकता है। सिमिलरली जैसे कि आपका हम कह सकते हैं कि जो NPT है तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर बम वाली टेक्नोलॉजी, उसको प्रोलिफरेट करने से रोकता है। सिर्फ 5 पावर्स को रिकॉग्नाइज करता है। वो P5 कंट्री क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ठीक वैसे ही हेग कोड ऑफ कंडक्ट भी है जो ये कहता है कि जो इसके मेंबर है वो बैलिस्टिक मिसाइल के है ना वो नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ देख ली। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शिकागो कन्वेंशन इज़ इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में है भाई। यहाँ से आपको पता ये होना चाहिए कि ठीक है शिकागो कन्वेंशन आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड है और एयर राइट्स से रिलेटेड है, जो कि वहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि एयर पे कंट्री के क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है, एयर सेफ्टी से रिलेटेड है। लेकिन भाई साहब यहाँ आपको एक सवाल वो आपसे स्टैटिक ये पूछेगा कि ठीक है कंट्री के राइट्स तो मेंशन है, लेकिन वो कंट्री का एयर स्पेस कैसे डिफाइन है, क्या क्या चीज़ें आएंगी कंट्री के एयर स्पेस में। तो भाई साहब कंट्री के एयर स्पेस में मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, मान लीजिए ये भारत है, ये ऐसा ही मैप बनेगा, मेरे से ऐसे ही बनता है, इसलिए मेरे मेंस में कम नंबर आते हैं हर बार।
मैं तो अब चाहता भी नहीं हूँ कि मेंस दूँ, तो खैर वो अलग बात है। एक मिनट, है ना, ये देख लो, पढ़ाना अच्छा रहता है यार, पढ़ाना इज़ वेरी गुड। कभी भी सो के उठो, यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, पढ़ा लो, अच्छी बात है ना, बढ़िया ठीक ठाक पैसा बन जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो क्या कहते हैं कि एयर स्पेस पे आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि एयर कंट्री की एयर स्पेस में आ क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो भाई साहब, इंडिया की एयर स्पेस में पहले तो ये इंडिया की पूरी लैंड आएगी। दूसरी, जो हमारे इंटरनल वाटर है, इंटरनल वाटर में क्या क्या चीज़ें आती है, इंटरनल वाटर में हमारे आती है नंबर वन, हाँ, वो सारी चीज़ें जो कि हमारा, मान लो इधर अंदर का पानी हो, नहर का पानी हो, कोई और चीज़ें, कोई हमारे यहाँ खड्ड हो, कोई यहाँ वो हो, ठीक है, वो चीज़ें। और ओशन में भी इंटरनल वाटर हमारा वो है जो कि कंटिनेंटल शेल्फ में, जो लो बेस लाइन है, नीचे वाली बेस लाइन है ना, जो कंटिनेंटल शेल्फ में लो लो टाइड की बेस लाइन है ना, वहां तक, मतलब जहां तक आपकी लो टाइड जाती है, मान लो यहाँ पे हमारे शोर है, शोर से लो टाइड जहां तक जाएगी वो हमारा आ जाएगा इंटरनल वाटर में। उसका कंट्रोल तो वैसे भी नेशंस के पास ही होता है। फिर आता है टेरिटोरियल वाटर, ये लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल, आई थिंक इतना है ना, एक बार कंफर्म ये कर लेना कि जो यूएन क्लॉज है उसके तहत ये 12 नॉटिकल माइल की जो कैटेगरी है वो कितने कंसिडर होती है, लेकिन हाँ यही है, आई थिंक 12 नॉटिकल माइल ही है। तो ये पूरा जो माल है, ये पूरा माल के ऊपर का जो भी एयर स्पेस है वो इंडिया का एयर स्पेस कंसिडर किया जाएगा। इन अ नटशेल 3 टर्म याद रखनी है, नेशनल लैंड, टेरिटोरियल वाटर और इंटरनल वाटर, ठीक है, ये सब हमारे नेशनल एयर स्पेस का हिस्सा होगा जिसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए ये है ना घिसा पिटा क्वेश्चन की नेकेड सीट्स, ऐसे है ना, ऐसे ध्यान में रखो कि आप जो है गए और आपने वहाँ पे है ना, आप जिम में गए, जिम में जा कर के नंगे हो गए, तो जिम्नोस्पर्म जो है ये नंगे सीट रखते हैं अपने, सीधी बात है ना। एंजियोस्पर्म्स वो जिनके है ना छिलके होते हैं बाहर सीड में, सीधी बात है। ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एटसेट्रा, ये तो है ना वही बात है, हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, मतलब ये मॉसिस वगैरह आपके ब्रायोफाइटा में आते हैं, ठीक है। हाँ, ये वो पौधे होते हैं, पौधे तो क्या मतलब ये एक तरीके की बेसिक, हाँ, जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन की, जैसे मॉसिस है, हाँ, या फिर ये कुछ ऐसे प्लांट मटेरियल होते हैं ब्रायोफाइटा। एक होता है थैलोपाइटा, थैलोपाइटा में कोई जड़ नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मली यूनिसेलुलर भी होते हैं। एक होता है आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में मॉसिस जैसी चीज़ें आती हैं नॉर्मली, इनके पास ये प्रॉपर प्लांट भी नहीं होते हैं, दूसरी बात इनके पास जड़ें भी नहीं होती है, लेकिन है ना, लेकिन इनके थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो है ये आपके यहाँ से बेसिक प्लांट होना शुरू होता है, जैसे आपका फर्न हो गया। तो यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि इनमें से बिना मिट्टी के कौन कौन सर्वाइव कर सकता है, ऑप्शन में था लाइकेन और मॉसिस, है ना। तो लाइकेन है थैलोफाइटा, मॉसिस है ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा भी लगभग आपके जो है बिना मिट्टी के चल सकते हैं। जो टेरिडोफाइटा है, जैसे आपका ये हो गए, ठीक है, जैसे आपके फर्न हो गया, फर्न एक ऐसा पौधा है नॉर्मली, है ना, जो फर्न है इसमें जड़ें भी होती है, जड़ें होती है, स्टेम होता है, लेकिन पौधे की तरह एक फुल डेवलपमेंट इनकी नहीं हो पाती है, समझ रहे हो, पौधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पाए हैं अभी तक बेसिकली। तो ये लगभग ग्रास की फैमिली में आपके वहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो छोटी इनकी जड़ें होती है, तो ये मिट्टी में ही सर्वाइव कर पाएंगे, इनको चाहिए भाई मिट्टी, जड़ें, और क्या काम कर रही होगी इनकी। तो ऐसे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से भी वो आपसे पूछ लेता है। फिर देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि अच्छा पहले ये कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्राई एयर, भाई ड्राई एयर पूछा हुआ है नीचे, है ना, तो वाटर वेपर तो हटा दो। फिर देखिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है ना, मीथेन, तो हमने पढ़ा है कि भाई मीथेन इतनी नेग्लिजिबल है अमाउंट इसका, हाँ, हालांकि ये हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भाई ये बात ध्यान रखना है, मीथेन 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, नो डाउट, लेकिन इसका कंसेंट्रेशन इतना कम है एयर में कि आप पाएंगे कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इनमें मीथेन को और CO2 को कैलकुलेट किया भी नहीं जाता है। CO2 को इसलिए नहीं क्योंकि CO2 नॉर्मली है ना उतना डेंजरस नहीं है जितना बाकी गैसेज है, एज फार एज द है ना द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज कंसर्न। मीथेन का बहुत ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड ये एक गैस है। तो मीथेन भी जो है ये एयर क्वालिटी के रिगार्ड्स में
कंसिडर भी नहीं की जाती है। तो मीथेन जहाँ जहाँ होगा उसे तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। फिर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, इसके बाद आपका वो ऑर्गन वगैरह आता है जो भी है ना, आपने पढ़ा होगा। ऑर्गन हो गया, उसके बाद आपका CO2 का कंसंट्रेशन आता है 0.03 समथिंग %। तो इनका बड़ा कम कंसंट्रेशन है। सो आंसर इज दिस। फिर आता है कि भैया इनमें से थर्मो रेगुलेटर कौन कौन है, कि इनमें से कौन सा एनिमल ग्रुप है जो कि दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट। क्या रेप्टाइल और मेमल्स है, क्या मेमल और बर्ड है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है, या बर्ड और रेप्टाइल्स है। तो कोल्ड ब्लडेड को सबको हटा दो, जो वार्म ब्लडेड है, मेमल्स हो गए, बर्ड हो गए। भाई साहब दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कन्फॉर्मर वो उनको आपने बोल दिया कि ये होने वाला है तो वो वही करेंगे, दे विल कन्फर्म टू इट। एक होते हैं भाई साहब जो एडेप्ट करते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली रेगुलेटर्स। तो रेगुलेट वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, और रेगुलेटर्स में दिखता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, बेसिकली जो मान लो अगर चेंज हो गया एनवायरनमेंट तो वो अपने शरीर को भी चेंज कर देंगे, वो अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइबरनेशन होता है हाँ ठीक है, बियर्स में होता है। मैं पॉलिटिशियन बोलने वाला था कि पॉलिटिशियंस में हाइबरनेशन होता है, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि नहीं, उसे बियर कहते हैं, बियर। तो भालुओं में हाइबरनेशन होता है, समझ रहे हो बात को, हाइबरनेशन। और ये एक तरीके का होम्योस्टेसिस ही है कि भैया जब आपको खाना कम मिल रहा है सर्दियों में, है ना, प्रे उतना नहीं है, तो सो जाओ चुपचाप, क्यों ज़्यादा फड़फड़ाना भाई, सो जाओ चुपचाप, बच्चे पैदा कर लो 3 महीने में। और जो भाई साहब जो भालू है उनका तो इतना बढ़िया है, भालू की जो माताएं होती हैं उन्होंने जो चर्बी इकट्ठा कर रखी है ये पूरे साल भर, साल के 8-9 महीने जो जितना चर्बी इकट्ठा किया वो उन 3 महीने में 100 के ही बच्चे भी पैदा कर देती है। 100 के ही चर्बी, अपनी ही चर्बी का यूज़ करके थिक मिल्क प्रोड्यूस करके अपने बच्चों को बड़ा भी कर देती है। 3 महीने के अंदर बच्चे बड़े होके बाहर जाने भी लग जाते हैं, फिर जाकर के उनकी नींद जागती है, पता चला कि फैमिली बन गई। समझ रहे हो, तो ये बातें हैं। हालांकि जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तब उनकी आंखें खुलती है ज़रूर। तो ये काम कौन करते हैं, जिनमें खून होगा भाई, जिनमें गर्म खून होगा, ठीक है, जिनमें है ना, जो वार्म ब्लडेड नॉर्मली रहते हैं, उनमें ये सब चीज़ें होती है। ये कीड़े मकोड़ों में थोड़ी ना होगा ये सब, क्यों, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है। होम्योस्टेसिस करने के लिए एनर्जी लगती है भाई साहब। रेगुलेटर्स को अपना टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। वो किस में लगेगी, जिनका बॉडी का मास ज़्यादा है। इनका क्या मास है भाई साहब, रेप्टाइल का, सांप का क्या मास हो जाएगा। ये कोल्ड ब्लडेड है ना, वार्म ब्लडेड में मेमल्स, बर्ड, ये है रेगुलेटर। इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, इनका बॉडी का मास का साइज ज़्यादा है, तब जाकर के ये रेगुलेट कर पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को, तो ये बात ध्यान रखनी है। रेगुलेटर क्या होते हैं, कन्फॉर्मर क्या करते हैं, ये नहीं करेंगे अपना टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, ना ना ना। इनको बोलो कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है तो कोई बात नहीं, ठंडे में चलते हैं। इसीलिए तो है ना, कोई बात नहीं, ठंडे में चलते हैं, हम अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। इसीलिए तो माइग्रेशन होता है, रेप्टाइल्स का ज़्यादा हो जाए, मतलब फिशेस का ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। फिशेस क्यों माइग्रेट करती है भाई साहब, मान लो आजकल क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस जो अपना ये है, ठीक है, इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड पोलवर्ड माइग्रेशन हो रहा है। क्यों, यहाँ गर्मी होगी भाई, ये अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहे, अपनी बॉडी का एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये ठंडे एरिया में खुद ही जाए जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को। लेकिन मैराइन मैमल्स वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, डुगोंग अभी भी जिंदा है। अगली बात देखिए, फिर अगेन ये कोड ही लगा लेना, तभी जाकर के एनरोल करना अगर करना होगा तो। फिर देखिए ये क्वेश्चन, ये मतलब ये तो क्या ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, GIB पे क्वेश्चन पूछा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, कि ये यहाँ कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलता है नॉर्मली आपको, क्या ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, एरिड में, कोस्टल में, हिमालयन में। तो आपको मालूम है यार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगी आपको, महाराष्ट्र में भाई साहब। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, जहाँ सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं, तो वो कहाँ है, राजस्थान में। यहीं से लगा सकते हैं आप, एरिड इकोसिस्टम का थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा। क्या सिर्फ राजस्थान में, ऐसे भी वो पूछ सकता है। क्या सिर्फ इंडिया में मिलता है, नहीं भाई, पाकिस्तान में भी है डेजर्ट, उधर भी मिल सकता है। ये जाना होगा, इसका मन है भाई, ये जा सकता है उधर। तो ये एक्सट्रीम मत बताइए, है ना। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इंडिया में जो जिब प्रोजेक्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चलाया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट, है ना। हाँ, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसके तहत क्या क्या हो रहा है, डेफिनेटली कैप्टिव ब्रीडिंग इनकी हो रही है, मतलब इनको पकड़ के इनकी ब्रीडिंग करवाई जा रही है, बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं भाई साहब, ज़बरदस्ती, है ना, एनस्लेवमेंट है ये भी एक। फिर क्या हो रहा है इनका फिर भाई साहब इंपॉर्टेंट बात है इनका,
हाँ ठीक है, वहाँ फेंसिंग वगैरह हो रही है। और ये भी है ना, सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी ऑर्डर था, एनजीटी का एक ऑर्डर था सॉरी, कि भाई साहब जो भी बस्टर्ड्स हैं वो मर रहे हैं एक्चुअली। वो क्यों मर रहे हैं? वो इतने फास्ट बस्टर्ड, इतने फास्ट वो हवा में वो है ना, क्या कहते हैं उसे, उड़ते हैं कि सामने अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर आए तो उससे टकरा के मर जाते हैं ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वायर ही नीचे लेटा दो, इन्हें उड़ने दो। तो बोला कि भैया ग्राउंड के थ्रू वायर को ले जाओ। ये भाई हम पता नहीं कितनी बार जियोग्राफी में हम ये कवर किए हुए हैं, बताए हुए हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो क्यों हो रहा है भाई साहब। वो हो रहा है उस सनलाइट से नहीं जो सनलाइट सन से धरती की तरफ आती है, नहीं, जो रेडिएशन धरती वापस भेजती है उससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, उसको ट्रैप कर दिया जाता है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड, लॉन्ग वेवलेंथ की। नीचे आने वाली तो एकदम टकरा के वापस चली भी जाती है ना, नीचे आने वाली उतनी वार्मिंग नहीं कॉज करती है। जो धरती से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जाती है ये अपनी एनर्जी लूज कर चुकी होती है और थिक एटमॉस्फेयर को फिर ये पूरा ट्रैप है ना बाहर नहीं कर पाती है, और इसी वजह से ये यहाँ पे ट्रैप हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इस पे बड़े बार उन्होंने सवाल पूछ लिए। फिर देखिए हिस्ट्री की अब आती है भाई साहब हिस्ट्री की बारी, कि छोटा नागपुर में जो है कोल ट्राइबल, ये जो 1857 का युद्ध हुआ ये किसने किया? गुनू, बिरजिस है ना, शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए गुरु, ऐसा है कि मुझे भी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो है ना, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी गुनू की, तो घबराइए मत, मुझे खुद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर मुझे इन तीन की इन्फॉर्मेशन थी। बिरजिस कादर का हमने नाम सुन रखा होता है कि जो वो क्या कहते हैं अवध का नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह, आई थिंक, हाँ वाजिद अली शाह ही शायद उसका नाम था। मुमताज़ महल का जो हस्बैंड था, बेसिकली मुमताज़ महल का बेटा ये बिरजिस कादर था, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि वहाँ का राजा होगा। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने माना नहीं, तो है ना, उस टाइम भी नहीं माना, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत लेकिन इनकी टेरिटरी लैप्स नहीं हुई। इन पे अलग से एलिगेशन लगाना पड़ा मिस गवर्नेंस का। तो बिरजिस कादर तो वो था, इसे हटा दो, 1857 से ही लिंक्ड है लेकिन बिरजिस कादर है, ये अलग है। शाहमल, देखिए शाहमल के बारे में भी है ना हमने सुन रखा होता है कि ये भरूच का जो एरिया था, आई थिंक, हाँ भरूच टाइप है ना, वहाँ एक गांव में इन्होंने अपनी सरकार तक बना दी थी शाहमल ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये भी अवध के एक है ना क्या कहते हैं फैजाबाद साइड के, ये जो है उस टाइम के वहाँ के लीडर थे आई थिंक, है ना वहीं के, लेकिन यूपी में है ना कहीं ना कहीं उधर ही थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के ये सारे हैं, गुनू एक्सेप्शन आती है, तो गुनू ही लगता है कि हाँ यहाँ से कोल्ड ट्राइबल होगा। फिर देखिए है ना इस पे ये जो गुनू है, गुनू इन एक्चुअल में मेंशन किया गया था 2022 में स्पेसिफिकली, जो हमारा हाँ जो अमृत काल वाला ये जो पोर्टल है उस पे ये मेंशन किया गया था, और बताया गया है कि गुनू ने जो है सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये सिंहभूम झारखंड का एरिया, यहाँ पे इन्होंने बड़े सारे लोगों को अपने पक्ष में किया, जॉइन फोर्सेस, और बड़े सारे लोगों को इन्होंने, इवन पुलिस फोर्स को इन्होंने मार भी दिया, ब्रिटिश पुलिस फोर्स को उस टाइम था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना। राजा शाहमल, हाँ शाहमल ये इधर डाला भी हुआ है मैंने, कहाँ का है, हाँ भरूच का ही है। तो भरूच में इनका जो है बड़ा योगदान रहा शाहमल जी का, इन्होंने अपनी एक फोर्स भी वहाँ पे बनाई थी, कैटल्स वगैरह इन्होंने वहाँ कैप्चर कर दिए थे, तो ये बात है। फिर देखिए संस्कृत लिटरेचर, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर में प्राग ज्योतिष ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो प्राग ज्योतिष किसे कहा गया है? आप पढ़िए, सोचिए, आंसर इज असम। असम के एरिया को जो है प्राग ज्योतिष एंशियंट टेक्स्ट में कहा गया है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन देखिए असम पे हाँ ये देखो यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने का एक ट्रेंड है। CDS 1 इस साल में उन्होंने मोईडाम्स पे सवाल पूछा। मोईडाम आसाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हालांकि अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, पर असम की ही हिस्ट्री को वापस जा करके ट्रेस करके उन्होंने असम पे ही सवाल पूछ लिए। हो सकता है वो यहीं से कुछ सवाल आपके CSC में पूछ ले, प्राग ज्योतिष वो आपसे पूछ सकते हैं, या फिर मोईडम्स पे पूछ सकते हैं। ये मोईडम क्या है? ऐसे ऐसे माउंड होते हैं ये, ठीक है, तो जो अहोम के बड़े किंग थे उनके बरियल माउंड यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं इस तरीके के असम में, समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड की तरह है, इन्हें पिरामिड ऑफ असम भी कहा जाता है। अहोम डायनेस्टी, आप मुझे बताएंगे लचित बोरफुकन ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे?
हाँ, बिलोंग अगर नहीं करते होंगे तो माई 50 कोड यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। पर यही कोड अब क्योंकि कम दिन बचे हुए हैं इसलिए यही कोड एनरोल करके लगा के एनरोल करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कर देना है। तो वो इसीलिए कह रहा हूँ यार, क्योंकि टाइम भी कम है तो उसका लॉजिक नहीं बनता है कि 22-25 दिन के लिए आप वो फुल फीस वगैरह उतना है ना, 3,000 ज़्यादा भी होता है कई लोगों के लिए, तो वो बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ त्रावणकोर? हाँ, त्रावणकोर की कैपिटल, अच्छा, त्रावणकोर कोचिन, जो कि एक्चुअली देखिए 2023 में CDS में इन्होंने सवाल ये पूछा था कि देयर वाज दिस बैटल ऑफ चोलाचेल, चोलाचेल पे उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन सी बैटल डच और मार्तंड वर्मा के बीच में हुई है, डच उसमें हारे थे, तो चोलाचेल, बैटल ऑफ चोलाचेल, समझ रहे हो। ऐसे ही अब इन्होंने पूछ लिया मार्तंड वर्मा पे ही कि त्रावणकोर का जो मार्तंड वर्मा की जो स्टेट थी उसका कैपिटल क्या था, कैलिकट था क्या, है ना, हाँ, कोचिन था क्या, त्रिवेंद्रम था, या फिर चिरकल था। तो एक्चुअल में इसका जो कैपिटल है वो त्रिवेंद्रम है, ठीक है, त्रिवेंद्रम इनका जो है कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। इनफैक्ट पहले जो इससे भी पहले इनकी जो कैपिटल थी त्रावणकोर की, वो थी अरे वहाँ टेम्पल का नाम भी है पद्मनाभपुरम। तो पद्मनाभपुरम से त्रिवेंद्रम शिफ्ट किया था इसी ने, मार्तंड वर्मा ने। मार्तंड वर्मा वन ऑफ द वेरी फेमस वो राजा ऑफ त्रावणकोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एमंग महाजनपद? महाजनपद में कौन सा है ना, ये तो हलवा है, पढ़े हुए हैं हम ये, ठीक है, कहाँ डाला हुआ है, हाँ ये देखिए, ये जो अपना PYQ कोर्स है इसमें पूरा खास तौर पे एंशियंट हिस्ट्री पे मैंने सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री पे ही वीडियो बनाए थे। तो अगर आपको मौर्य नहीं, अगर आपको पोस्ट गुप्ता तक, आई थिंक हाँ गुप्ता या पोस्ट गुप्ता तक इसमें पूरा कवर हुआ है एंशियंट हिस्ट्री, है ना। मेडाइवल को हमने ऑब्वियस रीजन से स्किप किया हुआ है क्योंकि एंशियंट पे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, है ना, तो उस वजह से तो जो इम्पोर्टेंट थीम है उन्हीं को इसमें कवर किया गया है। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें हमने ये स्पेसिफिकली महाजनपद वगैरह ये सब चीज़ें भी वहाँ डिस्कस करी हुई है कि अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में महाजनपद इनमें से कौन नहीं थे। वज्जी भाई साहब था, उन्होंने सवाल एक बार यही पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा महाजनपद ऐसा है जो कि गणपद था, समझ रहे हो, कि गणराज्य जो था, गणराज्य रिपब्लिक जो था, समझ रहे हो, ओलिगार्कीज के द्वारा रूल किया जाने वाला, नॉट बाय अ मोनार्क। तो वज्जी वॉज वन ऑफ द गणराज्य, है ना। कलिंग वॉज नॉट ए महाजनपद, इंपॉर्टेंट बात यह है, कलिंग वॉज नॉट ए महाजनपद। गांधार था, अवंती था, गांधार और अवंती वर नॉट रिपब्लिक, ये भी ध्यान में रखना है। अवंती वॉज नॉट ए रिपब्लिक, है ना, गांधार वॉज नॉट ए रिपब्लिक, ये राजाओं के द्वारा रूल्ड था, ठीक है, आपने देखा होगा वो, है ना, कालाशोक वगैरह और वो अजात शत्रु और वो, ठीक है, वो जो भी उनकी पूरी लीनियज थी, है ना, तो ये सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है। तो ये ध्यान रखना है कि दे वर नॉट रिपब्लिक, यहाँ से वो सवाल पूछ सकता है। वज्जी वॉज ए रिपब्लिक। कलिंग एक सेपरेट बाद में किंगडम राइज हुआ, है ना, तो कलिंग में खारवेल, है ना, जो चेदी वंश का राजा था, चेदी, तो चेदियों के अंडर ये बाद में कलिंग का जो एरिया है वो भी आया, ठीक है। तो वहाँ हाथी गुम्फा अभिलेख वगैरह वो सब चीज़ें, हाँ, वो रहती हैं, वो खारवेल ने बनाई थी। और कलिंग के एरिया में ध्यान में रखना है, कलिंग के एरिया में ड्यूरिंग दैट टाइम बुद्धिज़्म उतना नहीं था, कलिंग के एरिया में जैनिज़्म का प्रचार ज़्यादा हुआ। क्योंकि चेदी राजवंश के लोगों ने जैनिज़्म को अपनाया था, खारवेल खुद जैन था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भी जैन धर्म के बारे में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। इनफैक्ट हाथी गुम्फा में पिछले साल उन्होंने सवाल ये पूछा कि हाथी गुम्फा में जो है ये बात लिखी हुई है कि खारवेल ने अपने शासन के 11th ईयर में, आई थिंक 11th ईयर में वो बनाया, और उसमें लिखा हुआ है कि साउथ के कुछ किंगडम्स हैं जिसके साथ उसके रिलेशन थे, कि तो बताओ कि कौन से वो किंगडम थे, ऐसा सवाल पूछा था। तो एक्चुअल में हाथी गुम्फा अभिलेख में वो सब बातें है ना, साउथ के तीनों जो कन्फेडरेसीज थी, चोल, चेर, पांड्या, वो तीनों मैंशनड है, समझ रहे हो। और ये लिखा हुआ है कि उनके साउथ के साथ रिलेशन थे, तभी जा करके अशोक को कलिंग को कैप्चर करना पड़ा। क्योंकि साउथ का जो रास्ता था वो, है ना, पटना जो हाँ, अरे पटना नहीं, राजगृह नहीं यार, वो अरे एक तो मुझे बोलने की वो हो गई है गांधार, अच्छा हाँ, ये गांधार पूछा हुआ है यार, हाँ
ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। गांधार का एरिया तो ऊपर है, ठीक है, पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान। हाँ, तक्षशिला का एरिया वो अलग बात है। अरे मैं आपको कह रहा हूँ कि हे भगवान, है ना भाई, मैं भूल गया उस पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र से साउथ के जाने का जो रास्ता था वो कलिंग के उससे, ठीक है, होते हुए जाता था, कलिंग के एम्पायर के होते हुए जाता था। तो इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू सदर्न किंगडम्स एज वेल, जहाँ ट्रेड काफ़ी प्रॉस्परस था। तो एक कारण ये भी था कि अशोक ने उन पे कलिंग पे अटैक किया और कलिंग को कैप्चर कर के फिर वो संत बन गया जब मुझे पता चल गया हाँ वो पूरा अपने कंट्रोल में, फिर अशोक द ग्रेट बन गया। देखिए ये सवाल है ना, ये तो डायरेक्टली हमने इधर वैदिक लिटरेचर को मुझे उस टाइम लगा था कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ इतने डेप्थ में चीज़ें पढ़ा करके, है ना, कि ये चीज़ें कहाँ ही पूछते होंगे। फिर इन्होंने सीडीएस में पूछा, कुछ देवताओं के नाम उन्होंने पूछ लिए थे उसमें कि इनमें से कौन सा गॉड किस चीज़ के लिए है। वहीं नहीं रुके वो, इन्होंने इसमें भी पूछ लिया कि हु अमंग द फॉलोइंग ऋग वैदिक गॉड्स वर कंसिडर्ड टू बी गार्जियन ऑफ रोड, हर्ड्समैन एंड स्ट्रेइंग कैटल। वायु, रुद्र, है ना, वरुण, पुषण, है ना। तो भाई यहीं से हमें पता चलता है, हमने देखो ये चीज़ें हमने पढ़ी लेटर वैदिक कि 10 विष्णु एंड रुद्रा विच वर स्मॉलर डीटीज इन ऋग्वेदा। रुद्र कौन थे, बाद में जो शिव बने वही रुद्र थे। सवाल वो यहाँ से ये पूछेगा कि ऋग्वेद में क्या रुद्र मेंशन था, ऋग्वेद में शिव का, क्योंकि हम तो मानते हैं कि जो त्रिमूर्ति वाला ये जो त्रिदेव वाला जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वाला लेटर वैदिक पीरियड में ही आया है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन क्या इससे पहले इनका कोई भी वर्जन वो उसमें लिखा हुआ था, ऋग्वेद में तो लिखा हुआ था, है ना, जो रुद्र है, रुद्र जैसी और विष्णु जैसी डिटीज इवन ऋग्वेद में भी मेंशन की गई थी। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये मैंने वहाँ बताया हुआ था। तो रुद्र वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, वायु हवा से, है ना। वरुण का भी हमने देखा कि वरुण जो है, वरुण देव इनके सबसे इम्पोर्टेंट देव थे। लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा हिम्स हैं वो किसकी पूजा करते हुए बताई गई है, वो है कर्ण नहीं यार, इंद्र। तो वो है इंद्र के लिए, क्यों, क्योंकि इंद्र वॉज द गॉड ऑफ वॉर। तो सबसे ज़्यादा जो मंत्र है वो इंद्र के लिए है, लेकिन सबसे बड़ा जो देवता है वो वरुण था, है ना। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो एक्चुअल में पूषण यहीं से एलिमिनेट करके ही आपका निकल जाता है कि हाँ ये 3 तो नहीं होंगे। अगर रुद्र में आप कंफ्यूज ना हो तो पूषण आप इसमें लगा सकते हैं। फिर देखिए सवाल ये है, ब्लैक पकौड़ा इनमें से किसे कहते हैं। ये तो एकदम डायरेक्ट हिट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताएंगे वाइट पकौड़ा, ये दोनों ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाए हुए हैं, गंगा रूलर्स ने। लेकिन यहाँ से हमें ये बात जाननी है कि ठीक है सन टेम्पल कोणार्क जो है, हाँ ठीक है, ये ब्लैक पगोड़ा होगा क्योंकि वहाँ के काले पत्थरों से ये बना हुआ है। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है, जो कि एक यूपीएससी का पीवाईक्यू था, कि क्या कोणार्क अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ सन टेम्पल है इंडिया में। नहीं भाई साहब, बहुत सारे ऐसे मंदिर है। मशहूरों में एक कोणार्क है, मार्तंड सन टेम्पल है, गुजरात में मोधेरा भी है। तो मोधेरा जो है वो मोधेरा आई थिंक वो, हाँ, चालुक्यों ने बनाया हुआ था। चालुक्य, अरे क्या नाम, हाँ भीम नाम का राजा था। भीम ने, चालुक्यन राजा भीम, उसने मोधेरा को बनाया था, वो भी एक सन टेम्पल है। यहाँ से भी वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, धम्मपद जो है ना, ये बड़ा डेप्थ में पूछा गया सवाल है। और हालांकि मैं ये सही में बताऊँ, ये चीज़ जो है ये मैंने बुद्धिज़्म वाले उसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ इतने डेप्थ में तो नहीं पूछेंगे कि इनमें से कौन से निकाय का कौन सा हिस्सा है। तो है खुदक निकाय। लेकिन मैं फिर से आपको कह दूं कि यहाँ से सवाल वो ये पूछ सकता है कि इनमें से, है ना, सीएससी में अगर ऐसे सवाल पूछे कि इनमें से हाँ जो है कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या कौन सा नहीं है, और ऑप्शन में ये दे दे, तो आपको पता है ना, जातक तो है ही है, विनय पिटक भी है ही है ना। और हाँ ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि सुत पिटक और विनय पिटक, हाँ, आनंद और उपाली ने कौन सी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में बनाए थे। और हाँ, जो अभिधम पिटक है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस में कंप्लीट हुआ और किसने बनाया, ये आप मुझे बताएंगे। तो अगर वो बोले मज्क्धिम निकाय और खुदक निकाय, ये निकाय शास्त्र जो है, ये क्या निकाय आपके जैन टेक्स्ट है, अगर ऐसे सवाल वो दे दे तो एटलीस्ट वहाँ आप बना पाए। इनकी डिटेलिंग में जाने की मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि धम्म पद कहाँ है, ये पद क्या है, नहीं। निकाय अगर कल निकाय अगर आए तो समझ लेना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सिंपल बात, यहाँ से यही बात उठानी है।
फिर देखिए सवाल इन्होंने ये भी पूछा, अब पाणिनि पे यही है ना, पतंजलि पे आई थी कि उन्होंने सवाल पूछा हुआ था कि पतंजलि जो है किसका, सीडीएस में ही, समझ रहे हो। तो एक ही थीम से ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीडीएस में भी इस साल यही क्वेश्चन था, यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला पूछ लिया इन्होंने। तो पतंजलि जो है, ठीक है, हाँ, पतंजलि का महाभाष्य के लिए वो फेमस है। इनकी जो कमेंट्री है वो पाणिनि पे हुई थी, पाणिनि ने अपना जो ग्रामर लिखा, ठीक है, तो पाणिनि के ग्रामर पे पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया है। दैट मीन्स पतंजलि पाणिनि के बाद ही आया होगा, समझ रहे हो। तो अब देख लो, 3 के बाद 4 आना चाहिए, हटाओ इसे, 3 के बाद 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब दूसरी बात, ठीक है, 3 के बाद 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो एटलीस्ट ये ऑप्शन तो आपका हट गया। फिर देखिए, हाँ, शूद्रक और वराहमिर, ये तो आपको पता ही है कि ये पतंजलि के बाद ही आए होंगे, समझ रहे हो। शूद्रक का मृच्छकटिक बहुत बाद में आया हुआ है ना। वराहमिर तो ठीक है, इसकी वृहत संहिता वगैरह ये तो है ना बहुत बाद में है, कनिष्क काल के टाइम की बात हम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सॉरी, वराहमिर ये तो गुप्त के टाइम की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो इसे इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं कि है ना, कि वराहिमिर लास्ट में कहाँ लिखा गया है, 1 मिनट, लास्ट में कहाँ है ये देख लो। तो यहाँ से आपका ये आंसर बन गया, बस इतने से आंसर बन गया, थोड़ा अरेंज करने से ऊपर नीचे, समझ रहे हो। तो वराहिमिर लास्ट में आना चाहिए, पाणिनि फर्स्ट में आना चाहिए, इसी से ही यहीं से ही आपका आंसर बन गया हुआ है। बाकी आपको जानना ही नहीं है कि शूद्रक मृच्छकटिक कब लिखा, वराहिमिर, है ना। शूद्रक पे तो बहुत डिस्प्यूट है कि एक्चुअल में ये था कब, जैसे हाँ, इस पर काफ़ी डिस्प्यूट है। जो स्कॉलर्स हैं वो एग्री नहीं कर पाते हैं कि शूद्रक का एक्चुअल टाइम पीरियड क्या था, लेकिन सभी लोग ये बात ज़रूर मानते हैं कि पोस्ट मौर्य और हाँ प्री गुप्ता एरा के बीच, और गुप्ता एरा के बीच में कहीं शूद्रक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बात है जो ध्यान में रखनी। फिर देखिए, ये एक क्लासिकल क्वेश्चन है, यहाँ तो मैंने, ये तो मुझे मिल भी गया कि ये बात यहाँ मैंने स्पेसिफिकली बताई हुई थी कि हड़प्पन कौन सी चीज़ कहाँ मिली है। इस पे हमने हड़प्पन सभ्यता पे हमने 2 सेशन लिए थे, ये PYQ कोर्स में लिए हुए हैं, और 2 सेशन इतने इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। तो हड़प्पा, कालीबंगन, बनावली, लोथल, कहाँ पे हमें ये मॉडल ऑफ वो जो हल है, हल का मॉडल कहाँ मिलता है। तो एक्चुअल में हल का मॉडल भाई साहब देखो, लोथल में तो कहाँ मिलेगा, यहाँ तो डॉकयार्ड मिलता है हमें, है ना। कालीबंगन में हमें जुते हुए खेत मिलते हैं, लेकिन हल का मॉडल नहीं मिल रहा है। बनावली में मिलता है, बनावली हरियाणा में, हल का मॉडल, समझ रहे हो। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये स्पेसिफिकली है ना, ये तो क्लियरली एकदम टू द पॉइंट था यहाँ से चीज़ें। फिर देखिए, इन विच ईयर फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये जो वुड्स डिस्पैच जिसने लाया, चार्ल्स वुड ने, उसकी रिकमेंडेशन पे 1857 में ये, है ना, हाँ उसी टाइम पे ये इस्टेब्लिश भी की गई थी। कंफ्यूज करने के लिए 1854 भी दिया गया था, है ना। वुड्स डिस्पैच ये इस साल आया। आप मुझे बताएंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये किसने प्रपोज की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, है ना। और ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए 1835 भी दे दिया इन्होंने, मैकॉले मिनट। खैर, कंसिडर द फॉलोइंग मलिशियस, हाँ, तो ये आपसे पूछ लिया है कि इनमें से रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली कौन करता है। वायरस करता है, तभी नाम इसका वायरस है, क्योंकि करता होगा। फिर वॉर्म करता है क्या, तभी वॉर्म इसका नाम है ना, करता होगा वॉर्म भी, है ना, प्रजनन तो करेंगे। ट्रोजन हॉर्स नहीं, ये ट्रोजन जो है रेप्लिकेट नहीं करते हैं बेसिकली, ये बस एंटर करते हैं ट्रोजन्स और कंट्रोल देते हैं किसी दूसरे, ठीक है, उसके पास। आप मुझे बताएंगे जीरो क्लिक अटैक किसे हम कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्या चीज़ है। जीरो क्लिक, द टर्म जीरो क्लिक, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इतना ही बताएंगे। फिर इनमें से साइबर क्राइम क्या क्या चीज़ें हैं। स्टीलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, मान लो आपने किसी की हार्ड डिस्क चोरी कर ली, साइबर क्राइम होगा क्या वो? नहीं भाई, चोरी है वो, है ना, चोरी, उसे तो हम छपरीपन कहते हैं, साइबर क्राइम नहीं होगा वो। यहीं से आ गया आपका साइबर फिशिंग, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये तो हम सभी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक साइबर बुलिंग ही है। फिर देखिए जियोग्राफी, यहाँ इस वाले सेक्शन में मैं बिल्कुल खुश हुआ हूँ, क्योंकि देखिए जियोग्राफी पे ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन है, 8 घंटे के ये सेशंस हैं। इन 8 घंटे के सेशन जो है, अभी जो हम जियोग्राफी के क्वेश्चन पढ़ेंगे
इन 8 घंटे के 8 सेशंस में से लगभग सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, है ना, जो कि इसमें इंटेंशनली मैंने स्किप कर दिए थे। लेकिन देखो सॉइल से भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, अर्थक्वेक से यहाँ नहीं आया था, सीडीएस में आए हुए हैं। वॉल्केनिज्म पे भी इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। फिर ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ से यहाँ 2-3 क्वेश्चन इसी पेपर में आए हुए हैं। तो सब चीज़ें ब्रॉडली इसमें की हुई थी हमने, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये देखिए लिथोस्फीयर पे फिर से सवाल पूछ गया कि ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन, ये तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ बताया हुआ है भाई कि हमने, है ना, ये चीज़ देखी थी ना कि इनर कोर और आउटर कोर एलिमेंट सेम है, बावजूद इसके एक लिक्विड और एक सॉलिड क्यों है। सिमिलरली, है ना, हाँ, लोअर मेंटल और अपर मेंटल एलिमेंट्स लगभग सेम है, लेकिन इसके बावजूद वो एक सॉलिड एक लिक्विड क्यों है, समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ उसी कॉन्सेप्ट में इन्होंने सवाल पूछ लिया कि ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ हैज़ इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने देखा था कि कितना इंक्रीज होता है भाई साहब, है ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस जो है ये आई थिंक जितना मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, ये हर 12 मीटर के बाद, है ना, हर 12 मीटर या हर 30 मीटर के बाद, ये एक बार कंफर्म कर लेना, मैं खुद ये यहाँ पे भूल गया, लेकिन इतना जो है हर 12 मीटर समथिंग के बाद जो है डाउनवर्ड आपका इंक्रीज होता है टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर ऊपर से बढ़ रहा है, समझ रहे हो। ये बात तो हम ऑलरेडी देखे थे। एक मिनट, लेट मी कंफर्म इट, एक्चुअली लेट मी कंफर्म इट, यहीं पे किया जाए। रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, 1 सेकेंड। रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, सॉरी, हाँ 12 नहीं 32 मीटर है यार, 32 मीटर है, हाँ मुझे कन्फ्यूजन हुआ इसमें, 30-32, तो ये 12 नहीं, हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ये हमने ऑलरेडी, है ना, इसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगला कि इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी, ठीक है। ये भी बिल्कुल, है ना, लॉजिकल बात है कि इसके बीच में जो मटेरियल है, ये अर्थ की जो लेयर्स बनी, वो क्यों लेयर्स बनी, क्योंकि भैया मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग है। यहाँ कोर में आपको नीफे मिल रहा है ना, हाँ, सबसे ऊपर आपको सियाल मिल रहा है, सियाल, है ना, यहाँ आपको सीमा मिल रहा है, कहाँ, हाँ, ये मेंटल में, है ना। तो ये बात जो है ये थोड़ा ध्यान में रखनी है कि सीमा, सियाल, अब ये नीफे, सीमा, सियाल क्या है मैं इतने डेप्थ में नहीं जाने वाला। आपको ये पता होना चाहिए कि एफ माने फेरस, है ना, जो आपका जो आयरन है ना, ये निकल है, ये मेन कंपोनेंट है कोर में आपके। सीमा, है ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये आपके स्टेनोस्फीयर में, या फिर जो क्या कहते हैं इसे, मेंटल है, ठीक है, मेंटल में आपको ये मिलता है। सियाल आपको नॉर्मली जो क्रस्ट है, क्रस्ट में भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल मिल रहा है। सीमा आपको मिल रहा है कहाँ, हाँ, जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें आपको सीमा मिल रहा है। तो ये एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट थे, तो डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी ये सेपरेट होते गए, इसी वजह से अर्थ की इतनी लेयर बनी। सही बात है। अगला देखिए, है ना, हाँ, कि फिर से देखो ओशन क्रस्ट पे ये सवाल पूछ लिया कि ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। बिल्कुल सही बात है। क्यों? सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से। एक रॉक, है ना, एक इधर को जा रही है ओशनिक प्लेट, एक इधर को जा रही है, फिर वही सबडक्ट हो रही है। जहाँ ये सबडक्ट हो रही है वहाँ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है, जहाँ से ये खिसक रही है वहाँ नीचे से लावा आ रहा है। दैट मीन्स ये जो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट्स हैं ये मेनली कहाँ हो रही है, अगर ये भी पूछे तो वो ओशनिक क्रस्ट में मेनली हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्ट नहीं होने वाली, वो हल्की है, वो ऊपर रहेगी, जो भारी है वही नीचे जाएगी। भारी कौन है? ओशनिक करंट। ये सब चीज़ें हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मास्टर सेशन में पढ़े हुए हैं। द ओशन क्रस्ट रिक्वायर्स इक्विडिस्टेंट। हाँ, ये एक ट्रिकी था, ये एक क्वेश्चन ट्रिकी था कि मैग्नेटिक, देखो बाकी प्रॉपर्टी तो इसकी इक्वल होगी कि ओशन क्रस्ट की रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट, हाँ, ऑफ मिड ओशनिक रिजेस शो सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है कि जो मिड ओशनिक रिज बनेगी, जैसे जो अटलांटिक मिड ओशनिक रिज है, ये कैसे बनती है? अंदर से लावा आएगा, एक प्लेट इधर खिसक रही है, एक इधर खिसक रही है, बीच में गैप आया तो अंदर से स्टेनोस्फीयर से लावा बाहर आया, लावा बाहर आया तो यहाँ रिज बन गई, ओशनिक रिज बन गई। अब इस ओशनिक रिज में मान लो, है ना, लावा भी ऐसा थोड़ी ना कंटिन्यूस आता रहेगा, नहीं, किश्तों में आएगा ना। मान लो एक किश्त अभी आई, एक किश्त इधर भी जाएगी, वो समझ रहे हो। फिर
कल एक नई किश्त निकली लावा की, ये वाली किश्त इधर आई, ये वाली किश्त इधर गई, दोनों तरफ जाएगी ना, ऐसा थोड़ी ना बोला हुआ है कि एक ही तरफ जाना है तूने, किसने बोला ऐसा? ऐसे दोनों तरफ जाएगी, तीसरी किश्त इधर आई। दैट मीन्स जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस में ये जो लेयर्स हैं ये इक्वल प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक साथ ही इरप्ट हुई है। पर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम होगी क्या? यस। क्यों? क्योंकि इनका मटेरियल, इनके मिनरल्स वो लगभग सेम है, सिमिलर कॉम्पोजिशन में है, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेगी। बाकी प्रॉपर्टीज का तो सभी कह सकते हैं कि हाँ सेम रहेगी, लॉजिक लगा के मैग्नेटिक भी सेम रहेगी। फिर देखिए इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स आर, है ना, करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के बारे में? कि सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म्स इट नॉर्थर्न बाउंड्री। सभी ने ये, है ना, ये तो नॉर्मल बात है, ये जब हम पढ़े थे हिमालय का मूवमेंट, है ना, उस टाइम पे हम ये बात जाने थे कि ऐसे आपका जो हमारी इंडियन प्लेट है ये नॉर्थवर्ड आ रही है, यहाँ हिमालय बन रहे हैं, यहाँ हिमालय बन रहे हैं, इधर हिमालय बन रहे हैं, यहाँ यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यहाँ हिमालयाज बन रहे हैं। और हिमालय का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है, ये भी हम बताए हुए थे। ये जो पेगू योमा, अराकन योमा है यहाँ म्यांमार में, ये सब हिमालयाज के बने हुए हैं। फिर देखिए हमने ये भी देखा था अंडमान निकोबार, ये हिमालयाज की ही एक्सटेंशन है। मेघालय हिमालय का एक्सटेंशन नहीं है, मेघालयन प्लेट्यू, ये सब चीज़ें हम देखे थे। तो जो सबडक्शन जोन है यहाँ पे, जो सबडक्ट करी प्लेट है ना, वो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है हमारे, ठीक है, सही बात है। जो इंडियन प्लेट है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है, इसमें और क्या प्रॉब्लम है? यही तो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है। इसके बाद तो यूरेशियन प्लेट और इसके बीच का गैप आ जाता है, फिर यूरेशियन प्लेट आ जाती है। फिर द ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ईस्टर्न मार्जिन क्या है इस प्लेट की? ठीक है, ये देखो, ये जो पूरा प्लेट है ओशनिक प्लेट, ये भी इंडियन प्लेट का ही हिस्सा है। इसका ईस्टर्न मार्जिन भाई यहाँ आता है, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन है ना। इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, क्या यहाँ पैसिफिक ओशन है? नहीं, ये नॉर्थ है ना, सॉरी, ये आपका ये ईस्टर्न है ना, साउथ क्या कहेंगे इसे, साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशन है। पैसिफिक तो इधर को है, इंडियन ओशन है इधर, है ना। तो बस इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में इसने ये खेला कर दिया, वन ओनली। फिर देखिए ये सब चीज़ें हम, ठीक है, ये सब चीज़ें इन्हीं सेशंस में, हालांकि ये वाला तो इन्होंने, है ना, ये मैपिंग बेस्ड आपसे सवाल पूछ लिया, ये तो इसमें, हाँ ठीक है, डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन मोस्टली ये सब चीज़ें जो है डिस्कस। ये देखो, ये तो मैंने एक्सप्लिसिटली भाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको CMRGL बताया था कि आपको कुछ नहीं रटना है, डिसकंटिन्यूटिज अगर पढ़नी है यहाँ आई गई, वो CMRGL आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, कोनराड मोहो वगैरह भी अगर याद ना रहे तो ये यूनिक है, CMRGL, ठीक है। तो C का मैंने बताया था, सबसे ऊपर C आएगी, ठीक है। कहाँ, किन के बीच में? ये भाई साहब आपकी क्रस्ट के बीच में ही ये डिसकंटिन्यूटी है। किन दो क्रस्ट के बीच में? ओशनिक क्रस्ट के बीच में, है ना, जिसमें आपको सीमा मिल रहा है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में, ठीक है। हाँ, ये आपकी कोनराड डिसकंटिन्यूटी होगी। मोहो किसके बीच में आएगी फिर? क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में। रेपिथी किसके बीच में आएगी? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, है ना। ये गुटेनबर्ग किसके बीच आएगी फिर? लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में, अपर कोर के बीच में, लिक्विड कोर के बीच में। फिर ये लहमान किसके बीच में आएगी फिर? अपर कोर लिक्विड कोर के बीच में, या फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? सॉलिड कोर या इनर कोर के बीच में। समझ गए बात को? बस CMRGL आपको याद रखना था, यही पता चल गया। मोह तो दूसरे नंबर की है, किस किस के बीच में है? हाँ, क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल के बीच में। अपर मोस्ट डिसकंटिन्यूटी इज एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही होगी। द लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, नहीं, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल इज सॉलिड, एस्थेनोस्फीयर इज लिक्विड। ये तो हमने पढ़ा था इनर, है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, सीधी बात है, वहां से और कुछ भी नहीं जानना है। विद रेफरेंस टू टाइड्स, इनमें से ये भी भाई साहब, ये भी इधर हमने इसी में, है ना, टाइड्स भी, सब चीज़ इधर हम कवर किए हुए थे आई थिंक, ठीक है। ये टाइड कहाँ पढ़े थे हम? टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर, इंटीरियर, आई थिंक इसी में ही मास्टर सेशन में ही हमने ये सब पढ़ा हुआ था। टाइड्स का भी इसी में कहीं, या फिर अर्थक्वेक में, इसमें कहीं हमने पढ़ा हुआ था। हाई टाइड, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड, है ना, नीप टाइड, ये सब चीज़ें उधर पढ़े हुए थे। तो पूछा है कि टाइम बिटवीन, है ना, द लो टाइड and high tide is देखो इसे आप when they are rising
इज कॉल्ड एज फ्लो और फ्लड। देखो इसे आप लॉजिक से, अगर आपको एब उब के बारे में पता भी नहीं है तो आप लॉजिक से भी लगा सकते हैं कि यार टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच में क्या फ्लड इसके बीच में आएगा, क्या फ्लो इसके बीच में आएगा? नहीं, यहाँ तो स्टेबिलिटी होगी ना, यहाँ स्टेबिलिटी होगी, उसे हम एब कहते हैं। तो यहीं पे उसने ये खेला अपना कर दिया। एब कहते हैं जब ओशन में लगभग स्टेबिलिटी है, ना हाई टाइड है ना लो टाइड है। समझ रहे हो? हाई टाइड्स को आप कहते हैं स्प्रिंग टाइड, लो टाइड को आप कहते हैं नीप टाइड, बीच वाली पोजीशन को आप कहते हैं एब, है ना। हाई टाइड और लो टाइड के टाइम पे आता है फ्लो और फ्लड। समझ गए? टाइड्स आर हेल्पफुल इन, अब ये सब चीज़ें हम PYQ कोर्स में बहुत ब्रॉडली देखे हुए हैं। आर हेल्पफुल इन डिसिल्टिंग द सेडिमेंट्स। बिल्कुल ये बात तो सही है, टाइड आएगा तो डिसिल्टेशन तो होगा ही भाई, अपने साथ वो ले जाएगा, है ना, सेडिमेंट को खींच के। फिर देखिए ये सवाल जो है इसके लिए मुझे NCERT पढ़ना पड़ा कि एक्चुअल में, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी कहे जा रहे थे, कुछ लोग चंबल को भी मान रहे थे, कुछ कि भैया गंगा प्लेन का जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो क्या चीज़ है। तो एक्चुअल में यहाँ लिखा है कि यमुना, वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज़ यमुना एक्चुअली। तो पूछे कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? यमुना है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि यमुना की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है CSB के, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये साउथ की तरफ से आ रही है। तो यमुना ऐसे आ रही होती है, साउथ की तरफ से आ रही है, दैट मीन्स ऐसे खड़े हो जाओ तो ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये तो हमने अभी पढ़ ही दिया था, हिंडन हो गया, रिंड हो गया, है ना, सिंगार रिवर हो गया, वरुणा रिवर। वरुणा और हिंडन तो हमने पढ़ी थी उस वाले सेशन में। हाँ, वो जो अभी लेटेस्ट सेशन कौन सा लिया हमने, डाउन टू अर्थ का। एक मिनट, मेरी चार्जिंग में लगा लेता हूँ मैं लैपटॉप को। तो डाउन टू अर्थ वाले सेशन में हमने ये पढ़ी थी और ये न्यूज़ में है। यहाँ से भी वो सवाल पूछ सकता है, हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? हिंडन रिवर न्यूज़ में थी, क्योंकि भाई साहब यूपी के 7 करोड़ लोगों को ये, है ना, पॉपुलेशन को ये पानी देती है और इसमें पोल्यूशन हो चुका है, न्यूज़ में थी ये। फिर देखिए नर्मदा बेसिन में कौन सा नहीं आता इसमें? तो आम आदमी क्या करेगा, छत्तीसगढ़ को भी एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि नर्मदा तो आपके, है ना, ये मध्य प्रदेश से होते हुए मेनली आपके आगे जा रही है। तो खैर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो, है ना, जो अमरकंटक का ऊपर वाला हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में भी जाता है ना। तो वहाँ भी इसका बेसिन बोला हुआ है, बेसिन। तो जो अपर नर्मदा का हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में भी आता है, गुजरात में तो जाएगी ही जाएगी, महाराष्ट्र में भी है ये, ठीक है। हाँ, तो विंध्या और सतपुड़ा, जो सतपुड़ा जो है ये नीचे महाराष्ट्र में भी एक्सटेंड करता है, तो इसके बीच से होते हुए आपकी जो है ये जा रही होती है नर्मदा रिवर। राजस्थान, इससे बस ये 4 ओनली आपको एलिमिनेट करना है, राजस्थान में नहीं घुस रही है, कहाँ ही जाएगी ये सोचो। मतलब 4 तो था ही था, अब 3 को आप एलिमिनेट कर नहीं सकते, आंसर यहीं से आया जा रहा था आपका, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ है या नहीं है। 4 तो था ही था, कोई भी इमेजिन कर सकता है। फिर देखिए ब्लैक सॉइल पे सवाल पूछा हुआ है, ये भी देखो है स्पेशल, मैंने इस पे, ये तो यूट्यूब पे भी मैंने डाले हैं दो लेक्चर, सॉइल टाइप एंड क्रॉप पैटर्न्स पे, है ना। ये सीधा डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल हेल्प्स इन रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन ड्यूरिंग ड्राई सीजन, बिल्कुल रेन फेड क्रॉप्स। फिर ब्लैक सॉइल कैन सस्टेन मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने बताया ना कि भाई साहब नंबर 1 ब्लैक सॉइल की परमिएबिलिटी ही कम होती है। अब परमिएबिलिटी अगर नीचे की तरफ को कम होगी तो ऊपर की तरफ को भी कम होगी, क्यों? क्योंकि भैया इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, फिजर वॉल्केनिक रॉक से ये बना हुआ है, पार्टिकल बहुत छोटे हैं, गैप पार्टिकल्स के बीच में छोटा है, एक बार पानी घुसा तो मॉइस्चर अगर, है ना, वो अगर गर्मी हो भी तो वो पानी अंदर होल्ड ही रहेगा, ईजिली वो बाहर नहीं आ पाएगा, घुसेगा भी ईजिली नहीं, बाहर भी ईजिली नहीं निकलेगा, सीधी बात ये है। तो इसीलिए ये थोड़ी दलदली हो जाती है जब भी बारिश होती है। तो है, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स, समझ रहे हो। फिर देखिए ये पूरा CSC टाइप के क्वेश्चन है, इनमें पूछा है कि खरीफ क्रॉप क्या है, कॉटन, ग्राम होता है चना, मस्टर्ड, रेप सीड ना तेल में लगता है, ये इंडिया में भी उगाया जाता है। अब देखो पता ही है सबको, मस्टर्ड तो मैंने कितनी बार मैंने आपको बता दिया कि इंडिया जो है यूक्रेन और रशिया से इतना मस्टर्ड इंपोर्ट करता था, पता ही चल जाएगा आपको कि ये खरीफ है या फिर रबी है। यूक्रेन और रशिया में अगर उगाया जा रहा है, मीन कम टेम्परेचर की क्रॉप है, कम टेम्परेचर की ही होगी ना, टेम्परेट क्रॉप। तो जहाँ मस्टर्ड है इसे पहले ही एलिमिनेट कर दो। फिर UPSC खुद आपको बोल रहा है कि एटलीस्ट एक और एलिमिनेट करके दिखा, एटलीस्ट एक और। तो भाई साहब, है ना,
चने का भी आपको पता नहीं, अंदाज़ा कईयों को होगा कि नहीं होगा, ये भी आपकी सर्दियों में उगाया जाता है चना, है ना, तो इसे भी हटा दो। फॉर रेपसीड भी बिल्कुल मस्टर्ड की तरह दिखता है क्योंकि इससे भी तेल निकलता है, तो आप ऐसे मतलब गैस गैस गूस करके कुछ भी लगा के वन ओनली लगा सकते हैं भाई साहब, समझ रहे हो। तो कॉटन ही है जो एक खरीफ क्रॉप है। और कॉटन पे तो भाई इस पे ऑलरेडी सवाल पूछा 2021-22 में पूछा था कि दिस इज़ अ क्रॉप, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्क्रिप्शन देती थी, दिस इज़ अ क्रॉप दैट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। वो सब हम यहाँ पढ़े हुए हैं क्रॉप पैटर्न में सारे PYQ। तो सेम है ना, चीज़ें रिपीट हो रही है। कॉटन पे उन्होंने सवाल पूछ लिए थे। My50 कोड है भाई, ये लगा लेना civilspot.in वेबसाइट पे जा करके। फिर देखिए इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस थे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंड जो है रेज कर सकती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, RBI के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू, ये तो है ना क्या ही बताएं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, या सोशल स्टॉक। भाई ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, सोशल स्टॉक एक्सचेंज इसीलिए बनाया गया है। अगर आपको वो बोले कि है ना जीरो कैपिटल या फिर जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन बॉन्ड, ये कौन से बॉन्ड होते हैं भाई साहब, ये होते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन बॉन्ड, है ना, कि भैया ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअल में दान दून के लिए ही दिया गया है, सोशल वर्क के लिए। आप अगर दान देना चाहते हैं तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किसी NGO को आप जो है उसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, ठीक वैसे जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पर कोई गारंटी नहीं है वो आपको पैसा वापस देंगे भी, क्यों, क्योंकि आपने वो दान दिया हुआ है। इसीलिए इसे कहते हैं जीरो कूपन, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जीरो प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल आपको वापस नहीं। क्या कोई भी NGO जाकर के वहाँ लिस्ट कर सकता है? नहीं 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 नहीं, कोई भी NGO नहीं। मिनिमम एज NGO की 3 साल की होनी चाहिए। फिर क्या मतलब कितना भी पैसा रेज कर सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम 50 लाख जो है आपका इशू साइज होना चाहिए। तो ये कुछ रेगुलेशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है, एटलीस्ट इतना कि भैया हाँ लिमिटेशंस हैं। फिर देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन के लिए इनमें से कौन कौन से इनिशिएटिव है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सबला, मनोदर्पण, या फिर आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। एक्चुअल में देखिए नाम से ही आपके पास सबला 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 और अबला नारी, मतलब ये नारी से रिलेटेड कुछ होगा। मनोदर्पण मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मन है ना, मनोदर्पण मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ होगा। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ ऊपर है ना, एंड वेलनेस प्रोग्राम, तो ये बस स्कूल की बात कर रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट, एडल्ट पॉपुलेशन की कहाँ बात हो रही है? एडोलेसेंट किशोर को आप कहते हैं जब आप किशोर होते हैं, तो नाम से भी ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं। सबला इनिशिएटिव जो है ये वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए किया गया है। मनोदर्पण ये कोविड-19 के टाइम पे लाया गया था, ठीक है, कोविड का अब क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, टू हेल्प चिल्ड्रन इन मेंटल हेल्थ। फिर ये देखिए आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड आई थिंक ये इनका क्या कहते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये कुछ प्रोग्राम है, अरे वो उसका क्या NCERT का आई थिंक ये प्रोग्राम है, ठीक है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर। एक बार ये कंफर्म कर लेना, हालांकि इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से सीधा इसने सवाल पूछा, राष्ट्रीय किशोर है ना स्वास्थ्य कार्यक्रम टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन 2014 को लॉन्च हुआ। मेरा अस्पताल ऐप, यहाँ से वो सवाल पूछ सकता है, मेरा अस्पताल ऐप ये किस लिए लिया गया है? एक्चुअल में ये जितनी भी अस्पताल की जो सर्विसेज है ना, उसका फीडबैक, पेशेंट फीडबैक लेने के लिए मेरा अस्पताल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। आप शॉर्ट मैसेजेस वगैरह है ना, आउटबोर्ड डायलिंग वगैरह के थ्रू आप जो है इसमें इस ऐप के थ्रू अपनी वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। 10 माई हॉस्पिटल अलाइंस विद सिटीजन सेंट्रिक माईगोव प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है, एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ उन पे भी सिटीजन फीडबैक इसमें ली जाती है। फिर देखिए नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट था कि एलिमिनेट कर दें हम TB बाय 2025, हुई ही नहीं है, हुई ही नहीं है, समझ रहे हो, ऐसे ही था ये टारगेट। तो इसमें एक्चुअल में जो नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम है, तो निक्षय पोषण स्कीम के तहत 500 रुपया पर मंथ जो है TB के किसी भी उसके लिए दिया जाता है पेशेंट के लिए। इंपॉर्टेंट बात है इंक्लूडिंग UT ऑफ J&K वगैरह, उसमें भी आप जो है ये प्रोग्राम चलाते हैं। J&K का एक डिस्ट्रिक्ट है बुदगाम,
ये टीबी फ्री घोषित कर दिया गया था 2000 से ना, सबसे पहला टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट ये घोषित हुआ था। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें सारे टेस्ट हो रहे हैं, सारे के सारे टेस्ट टीबी पेशेंट्स के। फिर आता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये भाई साहब ये आपके है ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CHC, PHC एटसेट्रा, अर्बन PHC एटसेट्रा, इनके लिए स्टैंडर्ड्स है ना, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो है ये तैयार किए गए हैं। भैया कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए, सिंपल बात, माई 50। फिर देखिए सबला स्कीम लाई गई है एडोलेसेंट गर्ल्स के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, स्किल्स के लिए, ये सब काम है ना। आपसे सबला स्कीम के उससे भी वो सवाल पूछ सकते हैं कि ये सबला स्कीम जो है ये क्या क्या करती है। फिर देखिए ये तो है ना अपना जो साइंस एंड टेक का कोर्स है उसमें मैंने ये डायरेक्टली भाई साहब वो सीधे वहाँ से पूछे हैं। मैंने बताया है उसमें कि हर 90 मिनट में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके धरती का चक्कर काटता है। तो मान लो अगर 90 मिनट के अंदर अगर वो धरती का चक्कर काट रहा है ना, यहाँ बोल रहा है कि इट्स ऑर्बिटिंग स्पीड इज 1 लाख किलोमीटर पर आवर, है ना। दैट मीन्स कि अब देखो अर्थ की पेरीमीटर इतनी बड़ी है क्या, कितनी है ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है, पर 1 लाख किलोमीटर इतनी ज़्यादा पेरीमीटर है क्या। सोचो, मतलब ऐसे सोचो इसे कि मान लो यहाँ से आपने यहाँ जाना हो, USA जाना हो, 1 लाख किलोमीटर है क्या, 1 लाख किलोमीटर है क्या, मतलब 50,000 किलोमीटर है क्या, सोचो। या फिर ऐसे ही सोच लो कि इंडिया से अगर UK जाना हो, 25,000 किलोमीटर है क्या सीधे सीधे, नहीं होगा ना, समझ रहे हो बात को। तो ये गड़बड़ है कि 1 आवर की ये बता रहा है स्पीड, यहाँ तो 90 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो ये तो है ना स्पेसिफिकली वहाँ बताया था, ये आप अंदाजे से ही लगा सकते हैं, ऐसे एक्सट्रीम ऑप्शन वो दे देते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, अब देखो क्योंकि ये 90 मिनट है ना, 90 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगा, तो 45 मिनट में यहाँ होगा, 45 मिनट में यहाँ होगा, फिर अगले 45 मिनट तक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस वजह से उसे हर 45 मिनट के बाद सनराइज और सनसेट भी दिख जाएगा, समझ रहे हो। तो ये 2 और 3 इसी वजह से इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए एक्सरसाइज पे सवाल पूछा है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायोलैटरल एक्सरसाइज के बारे में कौन सा नॉट करेक्ट है। इससे पहले ये देखते हैं वज्र प्रहार, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। यूक्रेन के साथ आज तक हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, चाइना के साथ कौन ही करेगा, मन भी नहीं करेगा उनके साथ, हाँ, मतलब फौजियों का। फिर रशिया और USA आता है। रशिया के साथ आपको मालूम है इंद्र करके हमारी एक वेबसाइट है, इंडिया रशिया, हाँ हमारी एक वेबसाइट नहीं एक्सरसाइज है। USA आता है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ठीक है। आप मुझे बताएंगे गरुड़ जो है, गरुड़ एक्सरसाइज ये कौन सी कंट्री के साथ है, इंपॉर्टेंट है हमारे इंडो पैसिफिक अप्रोच के लिए। गरुड़ नहीं, हाँ, वो कंट्री है ना। ऐसे ही एक्कुवरिन हमें मालूम है कि ये जो ये नीचे आइलैंड नेशन है, श्रीलंका के बगल में है मालदीव्स के साथ हम एक्कुवरिन करते हैं एक्सरसाइज। फिर ऐसे ही है ना कुछ जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है, जैसे काजिन, ये कजाकिस्तान और इंडिया के साथ। दोस्तलिक पे वो सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तलिक या फिर दस्तलिक एक्सरसाइज हम किसके साथ कर रहे हैं, खंजर एक्सरसाइज किसके साथ है, ये न्यूज़ में है भाई, ये चीज़ें पूछेंगे वो। यहाँ पूछ लिया सिम्बेक्स, भाई इतने डेप्थ में मैं तो नहीं कहता हूँ कि कोई पढ़ता होगा, हाँ ये बहुत ही डेप्थ में पूछ लिया क्वेश्चन है, मुझे खुद नहीं मालूम कि सिम्बेक्स कब शुरू हुई, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आदमी अगर स्टडी करे तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे मालाबार एक्सरसाइज 1992 नॉर्मली लोग याद रख सकते हैं। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया बायोलेटरल एक्सरसाइज 1994 में शुरू हुई, है ना। हो सकता है इसलिए ये सिम्बेक्स पूछ लिया गया हो क्योंकि 2024 में इसके जितने भी 24 है ना 30 साल इसके कंप्लीट हुए होंगे। 31st एडिशन 2024 में हुआ, सही बात है। सिम्बेक्स 1994 में आई। INS शिवालिक वॉज द साइट फॉर इट्स ओपनिंग सेरेमनी, बिल्कुल। और हार्बर फेज इंपॉर्टेंट, यहाँ इसने ये शफल कर दिया। हार्बर फेज वॉज हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल एंड द सी फेज वॉज एट विशाखापट्टनम। देखो हार्बर क्या है इसमें, विशाखापट्टनम है भाई हार्बर। सी कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल हार्बर है क्या, नहीं वो है सी। तो ये इसने आगे पीछे कर लिया, ये बस अटेंशन, आपके दिमाग का अटेंशन टेस्ट कर रहा था, सिंपल बात। आपको पता तो हो कि हार्बर कौन सा है इनमें से, बंदरगाह कौन सा है और ओशन कौन सा है, इतनी सी बात थी। 21st एडिशन ऑफ आसियान इंडिया समिट नॉट करेक्ट, एक्चुअल में ऑल आर करेक्ट। इट वॉज हेल्ड इन लाओ PDR, मैंने फिर खुद ये सर्च किया, मुझे खुद मालूम नहीं था। यस इट वॉज हेल्ड इन लाओ PDR। फिर देखिए चेयर्स थीम वॉज
एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड रेजिलियंस, यस, थीम वॉज एनहांसिंग क्रिएटिविटी। अच्छा, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ओके। तो बस ये इसका, देखो भाई साहब, कनेक्टिविटी का क्रिएटिविटी कर दिया और आंसर इनकरेक्ट। है, मैं ढूंढ रहा हूँ तब से कि आंसर क्या है, मैंने इसको क्रिएटिविटी पढ़ लिया, कनेक्टिविटी को। तो देखिए एक वर्ड पे इन्होंने ये वर्ड का खेला कर दिया है, बाकी सब सही है। कि इंडिया अनाउंस्ड इन ईयर 2025 आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। आप मुझे बताएंगे 2025 यूएन के अकॉर्डिंग किस चीज़ का ईयर है, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये कौन सा ईयर था। इंडिया इनवाइटेड आसियान लीडर्स टू ज्वाइन प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन। ये मोदी जी का कैंपेन है, तो हर जगह चलना चाहिए, पूरी दुनिया में चलेगा, नो डाउट, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में लाई गई थी। इससे पहले लुकिस्ट पॉलिसी थी 1992 में लाई गई थी। और ये पॉलिसी जो है, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगला कि रिव्यू आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, तो इसके लिए भी इनमें वो बनी है ना, एक MOU है ना, एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम रिव्यू करेंगे आसियान इंडिया FTA को। साइबर पॉलिसी डायलॉग, ये भी जो है, मतलब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आसियान इंडिया के बीच जो रिसेंट जो 10th समिट हुई, 10th या 11th जो भी ये थी है ना, तो 21st आसियान इंडिया समिट, हाँ सॉरी 21st आसियान। और ये भी सवाल पूछेंगे वो कि आसियान इंडिया समिट चली कब, 2002 में, समझ रहे हो, यहाँ से भी वो सवाल पूछ सकता है। वर्कशॉप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी जो है लॉन्च किया गया। प्लांट ए ट्री फॉर मदर, ये भी ठीक है। इसमें मतलब ऐसे वो पूछ सकते हैं क्या क्या चला इसमें, तो ध्यान रहे तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो स्किप करूँगा ये क्वेश्चन ही, है ना। ऑनेस्टली अगर मुझसे चॉइस पूछे कोई। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, वाओ। तो बेंगलोर, हैदराबाद, लेह, अमृतसर, ये तो क्यों है ना, इसका क्या लेना देना स्पेस एक्सप्लोरेशन से, कभी रहा क्या, मतलब आदमी इसमें कंफ्यूज हो सकता है। आंसर इज लेह। तो लेह एक्चुअल में, लेह लद्दाख वही एरिया है जहां इंडिया का सीड वॉल्ट भी तैयार किया गया है। ये है ना, लद्दाख में पहली इंडिया की जो हाँ क्या कहते हैं उसे यार, यूनेस्को ने एक डार्क स्काई रिजर्व, वो भी लद्दाख को घोषित किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं। सिमिलरली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि GMRT इंडिया का टेलीस्कोप है, ये कहाँ क्रिएट किया गया है। अब लेह में ही एनालॉग स्पेस मिशन पहला इंडिया का क्रिएट किया गया, जो कि सिमुलेट करेगा स्पेस के एनवायरनमेंट को, भैया इंसान फिर कैसे रहे, फॉर एग्जांपल मार्स का। और इसमें हैब वन करके एक ऐसी लैब जैसी क्रिएट कर रखी है जिसमें वो सारे एनवायरनमेंट को सिमुलेट किया गया है। इसमें हाइड्रोपोनिक फार्म, किचन वगैरह है ना, सारी सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह सब क्रिएट की गई है कि मान लो अगर अर्थ से बाहर कभी इंसान को जाना पड़े तो वो कैसी वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान स्टेशन के साथ, और हाँ इट इज़ अलाइंड विद BAS गोल कि इसरो 2035 से पहले एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, हाँ वो चाहता है कि हमारा हो, और इसके लिए रिसेंटली लॉन्च भी हुए हैं। आप मुझे ठीक है व्योममित्रा के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें भी PYQ पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेफाइट आर करेक्ट। ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, नहीं भाई यार है ना, पेंसिल में देख लो। डायमंड इज हार्डेस्ट बट ग्राफीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज नॉट ग्रेफाइट, ग्राफीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। ग्रेफाइट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन, क्या झूठी बात। ग्रेफाइट इज बेटर कंडक्टर ऑफ ये बात है, आप पढ़ते ही हैं पेंसिल, मतलब अगर नहीं मालूम हो तो पेंसिल उसमें पार वो छेद में डाल के रखो, एक बार देखो और पीछे हाथ लगा लेना, मज़ा आ जाएगा। फिर देखिए PM प्रणाम पे सवाल है, नाम क्या है इसका, यही पूछ लिया। PM प्रोग्राम फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, हटाओ इसे। PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट, अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यहाँ से बन तो रहा है। अगले देखो रिप्लेनिशमेंट, नहीं भाई, रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नर्चरिंग, नहीं नर्चर कैसे, मतलब नरिशमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ मदर अर्थ, नहीं
समझ रहे हो, मतलब नाम से ही आप जो है आंसर के करीब पहुंच सकते हो। पीएम प्रणाम एक्चुअल में जो है 2023 में लॉन्च की गई थी। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। क्या इसका मेन प्रोग्राम है? काम इसका ये है कि जो हमारे फर्टिलाइज़र है इनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है, इनके कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए ताकि धरती का एनवायरनमेंट बच सके। कैसे करेंगे? स्टेट्स को टारगेट दे दिए, स्टेट्स को बोला कि अगर आपने जितनी भी फर्टिलाइज़र सब्सिडी अभी आप देते हो उसमें 50% रिडक्शन करी तो वो बेनिफिट हम आपको देंगे, आपको वो सारी सब्सिडी का जो भी आपने रिडक्शन करी है वो आपके खाते में आ जाएगा, ताकि आप यूज कर सको उस पैसे को फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल जो कि आपके वहाँ पे फार्मर रह रहे हैं। यहाँ से सवाल वो ये पूछेगा, देखिए 2020 में उन्होंने सवाल पूछा था कि इनमें से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी किसको दी जाती है, जनरल सब्सिडी किसे है। ध्यान में ये बात रखनी है, सबसे ज़्यादा जो हमारे आजकल जो फर्टिलाइज़र चलते हैं वो ये 3 है, एक यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश। यूरिया जो है, ठीक है, यूरिया मेजर हम ठीक है हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ एक पार्ट अराउंड 40% के आसपास हम जो है यूरिया इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज यूरिया का होता है, फिर आता है, ठीक है, फिर आता है आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट, फिर आता है NPK फर्टिलाइज़र, फिर आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि है ना, कौन ज़्यादा कौन कम। म्यूरेट ऑफ पोटाश सबसे कम हम यूज़ करते हैं। जो यूरिया है, यूरिया को दी जाती है आज के दौर में प्लेन सब्सिडी। प्लेन सब्सिडी माने आपने अगर 50 किलो यूरिया, ठीक है, कंज्यूम किया तो 50 किलो यूरिया पे सब्सिडी दी जाएगी। वो सब्सिडी, ठीक है, वो सब्सिडी पूरी यूरिया के कंजम है ना, जो भी उसके अंदर कॉम्पोजिशन है केमिकल्स का, सबको दी जा रही है कलेक्टिवली। DAP न्यूट्रिएंट बेस्ड है और MOP भी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। दैट मीन्स इसके अंदर कितना पोटाश है उसी के बेसिस पे कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। DAP में भी कितना इसके अंदर फॉस्फेट है उसी के बेसिस पे जो है सब्सिडी दी जाएगी। और फॉस्फेट हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉस्फेट हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस यूक्रेन रशिया वॉर, रशिया ने हमें बहुत ज़्यादा फॉस्फेट एक्सपोर्ट किया था। पहले हम यूक्रेन से और रशिया से फॉस्फेट जो है वो लेते थे, ठीक है। यूक्रेन वॉर की वजह से DAP का प्राइस इसीलिए बढ़ भी गया। फिर वो सब चीज़ें कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, पंजाब है क्या? नहीं, UP, फिर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे पंजाब। तो ध्यान में रखना है, आदमी कुछ भी लगा सकता है इसमें, बाकी माई 50 लगा लो। INS तुशील पे फिर सवाल पूछ लिया कि ये पहली बात वो आपसे सवाल पूछेंगे INS तुशील है क्या चीज़। तो ये एक स्टेल्थ है ना, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। ये फ्रिगेट है, ये वॉरशिप बड़ी, मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, अगर आपको वो बोले कि ये कोई सबमरीन है क्या, अगर ऐसे भी बोल दे, नहीं। INS तुशील अगर वो बोले कि क्या ये एक मिसाइल है, नहीं, मिसाइल फ्रिगेट है, मिसाइल कैरी करने वाली फ्रिगेट, छोटी वॉरशिप होती है फ्रिगेट। तो INS तुशील के बारे में क्या चीज़ सही है? इट इज़ डेवलप्ड इन कोलेब्रेशन विद रशिया, हाँ, एंड द शिप नेम तुशील मीन्स अभेद्य कवच, हाँ जी। तो बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। और फिर आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, ये मैंने ऐड करके किया, आपको नहीं पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है वो कैली में हुई है, ये है ना, जानने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कोलंबो की ये राजधानी कुछ है, सॉरी, ये कोलंबो तो नहीं यार, वो कैसे हो सकती है, पर है ना, ये आपकी कोई नॉर्थ अमेरिकन उसी एरिया में ये पड़ती है। ये जानने की ज़रूरत तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा एक कंट्री है जो CBD का सिग्नेटरी नहीं है। ध्यान से ये बात रखनी है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसके रिस्पेक्ट में आप नागोया प्रोटोकॉल को पढ़ते हैं, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप 30x30 टारगेट्स को पढ़ते हैं, कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी, है ना, प्रोटोकॉल को पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, उस CBD का सिग्नेटरी या रेटिफायर USA नहीं है। ध्यान में रखना है, USA इज़ नॉट ए पार्टी टू CBD, इसलिए मैंने ये डाला। फिर देखिए अग्नि 4, पहली बात, अग्नि सीरीज़ की जो भी मिसाइल आपसे पूछे तो ध्यान में रखना वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी,
वो शॉर्ट रेंज की हो सकती है, लॉन्ग रेंज की हो सकती है, इंटरमीडिएट की, लेकिन अग्नि जहाँ भी आएगा वो बैलिस्टिक मिसाइल है। आप मुझे बताएंगे नाग मिसाइल और हेली नाग मिसाइल ये क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए? तो अग्नि मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लगभग 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। वेरी है ना, जो जो लॉन्ग रेंज है, वेरी लॉन्ग नहीं, लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की वो अग्नि 5 है। वेरी लॉन्ग तो हम डिक्लेयर करेंगे भी नहीं खुद, अगर होगी भी तो भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज आई मीन अ काइंड ऑफ आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रेटजी टू डेवलप सच वेरी लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स एट्सेट्रा, है ना। सिमिलरली वो आपसे पूछ सकते हैं अग्नि प्राइम, ये न्यूज़ में था। तो अग्नि प्राइम जो है ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। तो ये 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक की है, बैलिस्टिक मिसाइल से सारी। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए साइंस एंड टेक का कोर्स है, उसमें एनरोल कर लो। ये माई 50 कोड उसमें भी लगा, शायद लगेगा, मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक एटलीस्ट इसमें तो लग रहा है। PY के कोर्स में आप लगा सकते हैं। इसी के साथ एंड हुआ यार, बहुत बहुत ज़्यादा वो कष्ट मुझे भी हुआ इसमें, 2 घंटे का सेशन हो गया, लेकिन भाई था तो ये, है ना, ज़बरदस्त पेपर था। ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं CSC के लेवल का ही मैं इसे कहूँगा, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी कमी नहीं दिखी। आई होप ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोर्स में एनरोल करना हो तो इसी कोड के साथ ही एनरोल करना, क्योंकि वैसे ही टाइम नहीं है। प्रैक्टिस के लिए एनरोल करना हो, PY की प्रैक्टिस के लिए, तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा सेशन।